मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुशामदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। गुड मॉर्निंग। एक नए हफ्ते का आगाज करते हैं नई एनर्जी के साथ। राइजिंग पाकिस्तान में वो कहते हैं वेलकम। सादा सा सवाल सबीन से है, हाउ वाज द वीकेंड? इट वॉज गुड। मुझे लगता है बेहतर हो सकता था। अच्छा, वीकेंड वीकडेज जब आते हैं तो हमें वीकेंड का बहुत इंतजार होता है कि कब जी वीकेंड आएगा, छुट्टी मिलेगी, 2 छुट्टियां मिलेंगी और आप इंजॉय करेंगे। बट ऐसे चुटकी पे जाते गुजर जाते शुएब, पता भी नहीं चलता ना, बिकॉज़ वो इकबाल डे 9 नवंबर पे भी शो था। नहीं, वैसे जेनेरिक बात कर रही हूँ कि आपको एक छुट्टी भी अगर कभी मिल जाती है तो मतलब ऐसे वीकेंड ऐसे चुटकी पे जाते गुजर जाता, पता ही नहीं चलता। यस, जब कोई इवेंट हो तब भी फौरन से वक्त गुजर जाते हैं। जैसे संडे को तो एंजाइटी होती है ना मंडे एंजाइटी हो रही होती है। अच्छा, मुझे नहीं होती वैसे मंडे एंजाइटी। आई डोंट नो व्हाई, मैं शुरू से ऐसा ही हूँ। मतलब आप ऐसे ही हैं शुरू से? मैं ऐसा ही हूँ शुरू से, आप ये भी कह सकती थी। ऐसे ही है शुरू आप से। एवं ही है, ये कह दें। एवं ही, बस ऐसे ही है शुरू से। ये ऐसे ना करें, ऐसे ना करें। हाँ, बस ऐसे ही है। अच्छा, नहीं होती मुझे मंडे एंजाइटी। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ गुड थिंग। आप बहुत ब्लेस्ड हैं कि आपको मंडे एंजाइटी नहीं होती। मंडे एंजाइटी कितनी बुरी होती है बताएं जरा। मैं जानना चाहती हूँ कि आप लोगों को संडे को जो मंडे एंजाइटी हो रही होती है उसमें उसको आप कैसे केटर करते हैं कि अब वीक स्टार्ट होने लगा है, मंडे है, फ्रेश स्टार्ट है वीक का, और ऑब्वियसली जितने काम होते हैं वो हमने छोड़े भी मंडे के लिए होते हैं। सो जब मंडे आता है तो फिर उसके बाद जो है, अच्छा मंडे का दिन उतना नहीं होता, संडे जो होता है वो थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। मुझे ये भी लगता है शुएब कि अगर हम चीजों को अच्छे तरीके से प्लान कर सकते हो तो शायद ये एंजाइटी भी ना हो। नहीं, इसमें एक और बात भी होती है ना। अगर आपको मोहब्बत हो उस काम से जो आप करते हैं तो फिर भी आपको एंजाइटी नहीं होती। एग्जैक्टली। तो जिस तरह के हमें अपने काम से बहुत प्यार है तो हमें एंजाइटी नहीं होती फॉर मंडे। सही है। ओके फाइन, मैंने इसे अच्छा कवर कर लिया है। फॉर एग्जांपल, अगर आप स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, आप किसी काम पर जाते हैं और अगर आप उस जगह से प्यार करते हैं, आपको एंजॉयमेंट मिलती है एंड यू एंजॉय डूइंग दैट, तो फिर आपको वाकई मजा आता है और उसके बाद फिर आपको कोई एंजाइटी नहीं होती, कोई टेंशन नहीं होती, कोई मसला नहीं होता, आप उससे एंजॉय कर रहे होते हैं। एनीवेज, टॉकिंग अबाउट द वीकेंड, पाकिस्तान में हम जिस तरह रंगों की बात करते हैं, सकाफत की बात करते हैं, आर्ट की बात करते हैं, क्राफ्ट्स की बात करते हैं, इंडिजिनस आर्टिजन की बात हम करते हैं, तो पूरे पाकिस्तान में हम देखते हैं बेशुमार रंग। वो सारे रंग अगर आपको मिल जाए एक जगह पे तो फिर आता है मजा। लोक मेला सज चुका है लोक विरसा शकरपड़िया में। फ्राइडे को उसकी ग्रैंड ओपनिंग हुई थी। 50 साल हो गए हैं इस लोक मेला को, तो इसलिए इस बार जरा एक और अंदाज से सेलिब्रेट किया जा रहा है। और वहां पर पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर, जहां के रंग आपको नजर आ रहे हैं। तो मुझे जाने का मौका मिला कुछ देर को, बिकॉज एक पवेलियन में मेरे दोस्त हैं तो मैं वहां स्पेशली जाता हूँ कि पिछले कई सालों से मैं वहां पर जा रहा हूँ, तो मुझे बड़ा मजा आता है। एक तो सभी ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल इस्लामाबाद में रहते हुए आपको यूं तो हर तरह का खाना मिल जाता है, बट स्पेसिफिकली अगर मैं कहूँ कि आपको सोबत ऑथेंटिक अगर मिलनी है तो वो फिर आपको उस वक्त पवेलियन से मिल जाती है। सो आई लव दैट। मैं जाता हूँ खाने के लिए। जाने का आपने खाने सुबह सुबह कौन करता है खानों की बातें, मतलब दिल करता है, फिर आप वहां पहुंच जाए तो हम जरूर मतलब जाएंगे भी। मिलते हैं आपसे एक ब्रेक के बाद। छोटा सा वादा चाहता हूँ तुमसे कि तुम मेरा साथ नहीं छोड़ोगे। मैंने मोहब्बत तुम्हारे साथ निभाने के लिए की है, साथ छोड़ने के लिए नहीं। तुम मेरे तकलीफ ज़दा पैरों पर हाथ लगाकर मुझसे माफी मांगो। मैं माफी चाहता हूँ। सॉरी इज नॉट एक्सेप्टेड। शुजा के पैसे खाने ना बेटा, दुनिया छोड़। अच्छा खासा कमा तो रहा हूँ। क्या बताओगे कि मैं चोरियां करता हूँ? हमारी रिवायात के मुताबिक लड़कियों की पसंद और नापसंद की कोई अहमियत नहीं। हम ना निकाह कर लेते हैं।
माँ मेरी जिंदगी बर्बाद होने जा रही है और आप लोग बैठे चाय पी रहे हैं। जुलेखा मैं तेरा सब कुछ छीन लूंगी। अली से ये क्या किया है तुमने? माँ को जीते जी मार दिया। किस्मत में ना हो किसी के भी दर्द दिलों के। बाबर ने फुपोया चाची को बात बता दी फिर? ओ कुड़िए ना घबरा ते डर नू चले पा, पागल है नहीं बताएगा। फुपो शादी एक ही बार होती है जिंदगी में, कभी कभी किसी किसी की मेरी तरह से एक बार भी। क्या तुम मेरे साथ थोड़ी देर अकेले बाहर नहीं जा सकते? अरे तुम्हारे साथ तो मैं उम्र भर घूमने को तैयार हूँ। तुम थॉमस एडिसन के सन नहीं हो, तुम जमाल के सन हो, इसलिए मेरी तरह सोचो। ऐसे जायदाद ऐसा खूबसूरत लड़का कभी ना मिला। बात कर रही हूँ इजी रोड वाली। जी नहीं, रिश्ते वाली। हाय अंकल जी बड़ा अफसोस होया। अगर यहाँ कोई औरत होती ना तो इतना बयान डालती कि वो शोर में क्या मचाती पूरे मोहल्ले को इकट्ठा कर लेती। आपके पोते पोतियों को भी ये क्लास याद रहेगी। सदमे से तुम्हारा दिमाग चकरा गया। और अब ये अगर सोने के भी बन के आ जाएंगे तो मैं अपने बेटे का रिश्ता नहीं करने वाली। बाबर, बाबर गड्डी। बाबू की दुल्हनिया, बाबू की दुल्हनिया, बाबू की दुल्हनिया, बाबू की दुल्हनिया। दीवार के पार क्या है, नकाब के पार क्या है, इस बहस में मत उलझो। सिर्फ ये जान लो कि समझ की तह तक पहुंचने के लिए सोच की सीढ़ी दरकार होती है। एक जरा सोचने दो। कहीं भी रोशनी देखो उसे आगही मत समझो। 4 लफ्ज पढ़ लो तो खुद को अरस्तू और नीचे मत समझो। मफहूम की वुसअत में दलील को भटकने दो। अपनी बेयकीनी को एक जरा सोचने दो। पीटीवी होम पर। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। और अभी हमारा मौजू है क्लाइमेट चेंज। ये पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इस पर काम भी हो रहा है, बात भी हो रही है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन हाँ, जितना काम हो रहा है वो नाकाफी इसलिए भी नजर आता है क्योंकि उसके इंपैक्ट्स बहुत तेजी के साथ सामने आ रहे हैं। अगर मैं पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो जाहिर है पाकिस्तान कार्बन एमिशंस की बात करूं, कार्बन फुटप्रिंट की बात करूं या कंट्रीब्यूशन की बात करूं कि जिसकी वजह से एनवायरमेंट खराब होता है, तो पाकिस्तान का जो कंट्रीब्यूशन दैट इज लेस देन 1%। लेकिन जब इफेक्टीज की हम बात करते हैं तो जब इफेक्टीज की लिस्ट में देखें तो पाकिस्तान इज वन ऑफ द टॉप कंट्री जो कि इफेक्ट हो रहा होता है। थोड़ा सा हम टेम्परेचर की बात करते हैं। जब टेम्परेचर राइज होता है जरा उसका इंपैक्ट आता है, और पाकिस्तान में भी ज़रा उसका इंपैक्ट आ रहा है, पूरी दुनिया में उसका इंपैक्ट आ रहा है। अच्छा, अब 2 दहाइयों की अगर बात हम कर लें तो 0.6 डिग्री इजाफा हुआ है टेम्परेचर में। तो ये इस पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो ये बहुत
अब जो है मैं तो ये कहती हूँ कि अब चुकर हम इस बारे में बात करने लगे, क्योंकि जब पानी से गुजर जाता है क्लाइमेट के पर्सपेक्टिव से, हम तब सॉल्यूशंस की तरफ जा रहे होते हैं. सो ऑब्वियसली प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये इस पे सबका बिलीव है. और ग्लेशियर्स की बात की जाए, 5000 ग्लेशियर्स जो हमारे पास हैं वो भी तेजी से पिघल रहे हैं और उसका इम्पैक्ट वो हम देख भी रहे हैं. अच्छा, हम ग्लोव बहुत एक्टिविटीज देखी हैं. यस, नवंबर देख रहे हैं. नवंबर में कभी नहीं सोचा था पंखे चल रहे होंगे, एसी क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है. क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट देखें कि अभी तक पंखे चल रहे हैं. दिन के टाइम तो आप बाहर जब जाते हैं तो गाड़ी का एसी आपको ऑन करना पड़ता है. एब्सोल्युटली. और सभी क्लाइमेट चेंज से पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर कितना मुतासर हुआ है. जब ऐसे कोई डिजास्टर आता है, जैसे मैं ग्लोव की बात कर रहा था, अदरवाइज बहुत से और एक्टिविटीज हो रही होती हैं, इंसिडेंट्स हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर भी मुतासर होता है. तो आज हम इसी मौजू पर गुफ्तगू करेंगे, क्या हो रहा है, पाकिस्तान क्या कर रहा है और हमें क्या करना चाहिए. इस तरह में ज्वाइन किया है डिप्टी डायरेक्टर एनवायरमेंट है NHA डॉक्टर रोबीना कौसर साहिबा, PhD इन्होंने की है. डॉक्टर साहिबा कैसी हैं आप? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह. डॉक्टर साहब, क्लाइमेट चेंज पूरी दुनिया को मुतासर कर रहा है, आपने इस पर खासा काम भी कर रखा है. क्या नजर आ रहा है इस वक्त पूरी दुनिया के लिए, कितना बड़ा चैलेंज बन चुका है ये? देखिए, चैलेंज तो ये अब एक हकीकत है, आपके सामने है. मेरी जनरेशन के लोग बचपन में ये बातें सुनते होते थे क्लाइमेट चेंज हो रही है. अब जो है ना, हम एक्चुअली ऑब्जर्व कर रहे हैं, और हम नहीं कर रहे, पूरी दुनिया में ये सबसे बड़ा फिनोमेना. आप देखें कि कितने एक्सट्रीम इवेंट हो रहे हैं पूरी दुनिया में, नॉट ओनली इन डेवलपिंग. ये और बात है कि डेवलपिंग नेशन जिस तरह हम है, हमारी उतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम उसके साथ ना कोप अप कर सके. हमारा नुकसान ज्यादा हो जाता है. हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर वो नहीं है, हमारी कैपेसिटी नहीं है हैंडल करने की. तो ये चीजें हैं. प्रैक्टिकली ये एक बहुत कम्प्लेक्स इशू है और ग्लोबल लेवल का है, लोकल नहीं है, रीजनल नहीं है कि आप किसी इलाके को मोटिवेट कर दें. इस पे ना एक हमारे यहाँ एनवायरनमेंट में एक होलिस्टिक अप्रोच की जरूरत होती है. एक टर्म यूज की जाती है कि आप अपने अपने कमरों में नहीं इसका सोल्यूशन ढूंढ सकते. यू हैव टू बी इन द, आपको नजर आना चाहिए एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म में पे इस पे हो रही है. और पिछली 2-3 दहाइयों से ये एनवायरमेंटलिस्ट को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने इतनी तो हाइप क्रिएट कर दी कि इस पे चीजें हुई, बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हुए एनवायरमेंट के ऊपर, क्लाइमेट के ऊपर, लेकिन प्रैक्टिकली उस पे उस तरह अमल नहीं हो सका, स्पेशली हमारे जैसे लोग. और सही सी बात है, ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि सिर्फ हम अकेले नहीं कर सकते. और सिर्फ एक मुल्क भी नहीं कर सकता. एक कलेक्टिव एफर्ट है, आपको कनेक्ट करना है सबके साथ, तमाम ममालिक मिलकर इसके ऊपर. ये ना ट्रांस बाउंड्री इशू है, इवन कि ट्रांस कॉन्टिनेंटल इशू है. एग्जैक्टली. अच्छा, आप जिस तरह डॉक्टर साहब अभी से पहले भी हम जिस तरह अपने इंट्रो पे भी बात कर रहे थे कि नवंबर का महीना शुरू हो गया है और अभी तक हम देख रहे हैं कि एसी चल रहे हैं, पंखे चल रहे हैं. सो अभी ये क्या आपको क्लाइमेट चेंज का ही एक इसके साथ लग रहा है कि जो सर्दी का दौरानिया है वो हम कम होता देख रहे हैं? यस, यही तो क्लाइमेट चेंज है कि आपके वेदर पैटर्न चेंज हो जाएंगे. वेदर पैटर्न भी चेंज होंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेदर इवेंट भी चेंज होगी. उसमें जो एक्सट्रीम वाला इवेंट है वो भी है, टेम्परेचर राइज होंगे, क्लाउड ब्रस्ट होंगे, हीट वेव्स आएंगी, ड्राउट्स आएंगे. तो ये सारी जो चीजें जिनको हम कहते थे दिस इज व्हाट क्लाइमेट चेंजेस. और इसका एक इम्पैक्ट फूड सिक्योरिटी पे भी आएगा. डेफिनेटली आएगा. आपके ड्राउट्स होंगे, आपका फूड नहीं होगा, उन जगहों पर एग्रीकल्चर नहीं हो सकेगी, आपकी सॉइल ड्राई हो जाएगी, आपका डस्ट का लेवल बढ़ेगा, आपकी हीट वेव बढ़ेगी. ये सारे जो है ना ट्रिगर हो जाते हैं. जो इकोसिस्टम है वो तो इंटरलिंक्ड है ना, वो तो आइसोलेशन में वर्क नहीं करता. जिस वक्त आपका एब्सोल्युटली जिस वक्त फूल खिलने होंगे, फूल नहीं खिलेंगे. फूल नहीं खिलेंगे तो फल नहीं होगा. अनाज का भी मसला होगा. आपने ड्रॉट का भी जिक्र किया, क्योंकि ज़ाहिर है हर पौधे के लिए, हर दरख्त के लिए कुछ खास टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है. फिर फ्रॉस्टिंग भी रिक्वायर्ड होती है. कितनी फ्रॉस्टिंग होगी तो उसके बाद फिर वो दरख्त बाद में फल देगा. और अगर उसको वो टेम्परेचर नहीं मिल रहा, वो टाइम नहीं मिल रहा, वो ड्यूरेशन नहीं मिल रहा, वो माहौल नहीं मिल रहा, तो उसका इम्पैक्ट आएगा. और इससे ज़ाहिर है हमारी कम्युनिटीज भी मुतासर होंगी. डॉक्टर साहब, इसके साथ साथ एक और जो मसला चंद सालों से हमने देखना शुरू किया है, स्पेशली इन विंटर्स, अगर मैं लाहौर की बात करूं कि आजकल लाहौर की जो सिचुएशन है AQI 1000+ है. स्मॉग बहुत बढ़ चुकी है. ये पूरी दुनिया का मसला, मैं इसको इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि ये रीजनल मसला थोड़ा ज्यादा है. सो हाउ डू यू सी दिस कि यहाँ पर किस तरीके से काम होना चाहिए, चूंकि हम इस मसले को हल नहीं कर पा रहे. हल इसलिए नहीं कर पा रहे कि जो उसके रूट काजेज है ना, हम उनको एलिमिनेट नहीं कर पा रहे. देखिए, आपने जब आप एक चीज को सॉल्व करने जाएंगे पहले तो आपको चाहिए कि आपने उसके रूट काजेज को आइडेंटिफाई करें कि किस वजह से हो रहा है.
ठीक है, ग्लोबल जो क्लाइमेट और टेम्परेचर में चेंज आ रहा है वो तो हम नहीं कर सकते, लेकिन जो हमारी लोकलाइज सोर्सेज है ना, जिसमें ये जो मेजर इशू है यहाँ पे जो क्रॉप के रेजिडुअल्स हैं उनकी बर्निंग है, अक्टूबर नवंबर में मोस्टली ये पूरे पंजाब में, पाकिस्तानी भी इवन के इंडियंस वाले पार्ट में भी होती है। व्हीकलर एमिशंस हैं, आपकी पोल्यूशन अदरवाइज भी आपकी उस तरह है कि हमारे यहाँ ना जो इंडस्ट्रियल भी पोल्यूशन है ना वो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स नहीं मीट करते मोस्टली। हमारे यहाँ चीज़ें बेहतर है, हमसे ज़्यादा दुनिया इंडस्ट्रियलाइज्ड है, हमसे ज़्यादा वहाँ पर व्हीकल्स हैं, लेकिन लोगों ने फिर प्रोटोकॉल्स बनाए और उनको फॉलो किया। हमारे यहाँ प्रैक्टिस नहीं की जाती चीज़ों, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं अगेन जिन पे ना अगर तो आपके यहाँ कोई बिल है, आप उसको एलिमिनेट करना चाहते हैं तो फिर आपको उस पर अमल करना पड़ेगा। सही। सो ऑब्वियसली जब आप, और ऐसा नहीं है कि इस दौर में कि कोई चीज आपके लिए रॉकेट साइंस है, डेवलप्ड नेशंस ने ये चीजें हमसे बहुत पहले फेस की, उस पर ओवरकम किया, किसी को आपने फॉलो करना है। फॉलो करना है या अपनी आपने जो स्ट्रेटेजी बनानी है आपने उसको इम्प्लीमेंट करना है, उसको बहुत अच्छे तरीके से करना है। अच्छा, ये तो हमने आपने क्रॉप्स का जिक्र किया, ओवरऑल ये धुआं छोड़ती गाड़ियां और ये सारी चीजें तो जाहिर है अब वैसे सबको रट जानी चाहिए, अगर नहीं अभी भी रटी तो फिर तो बड़े अफसोस का मकाम है, क्योंकि जो हालात हमने मिलके कर दिए हैं वो तो बड़ी अब परेशान कुन फिगर्स हमारे सामने, सिचुएशन हर साल हम बहुत कुछ बदलता हुआ अब देख रहे हैं। ऐसे में इंडिविजुअली हम अब देख रहे होते ना, हुकूमत ये करेगी, फलाना मुल्क ये करेगा, फलाना, अपनी अपनी कैपेसिटी में हम क्या कर सकते हैं? अपनी अपनी कैपेसिटी में ये है कि आप अपने इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट को क्लीन कर लें, जो आप कर सकते हैं। और उसमें ये है कि आप बाहर निकलते वक्त वो हेल्थ बेनिफिट को इंश्योर करने के लिए आप एयर मास्क का और इस तरह के एयर प्योरीफायर का यूज़ कर लें। बाकी आप अपनी जो इंडोर इन्वायरमेंट है उसको तो कम से कम आप एक हद तक मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, बाहर बहुत स्मोक है, लेकिन आप अपनी जो इंडोर क्लाइमेट है जिसमें आपने ज़्यादा रहना है उसको आप कर सकते हैं इंडिविजुअली। लेकिन जब तक इसमें ना कम्युनिटीज सेंसिटाइज होंगी, उनको नहीं होगा। देखिए, ये जो टर्मिनोलॉजी आम बंदे को नहीं पता होगी, क्लाइमेट चेंज क्या है, टेम्परेचर, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, लेकिन जो उसके इम्पैक्ट है ना वो हर बंदे को पता है। गर्मी भी हो रही है, ज़रूरत से ज़्यादा हो रही है, और अगर आपकी बर्दाश्त में नहीं है, आप अपनी कैपेसिटी के लिहाज से उसको मैनेज भी करने की कोशिश करते हैं, तो आपने अवेयरनेस तो देनी है। अवेयरनेस देंगे, अगर मेरा सांस नहीं आ रहा तो डेफिनेटली मैं वो जरूर कोशिश करूंगी कि हाँ, लेकिन या इन्वायरमेंट को बेहतर करने के लिए। लेकिन जाहिर है इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर शख्स ये सोचे कि एज एन इंडिविजुअल मुझे कहाँ अपनी गलती का इदराक होते हुए काम करना। फॉर एग्जांपल, अगर कोई शख्स ये कहे कि मेरी एक धुआं छोड़ती गाड़ी से क्या होगा, अरे भाई तुम्हारी उस धुआं छोड़ती गाड़ी से ही सब कुछ होगा। तो अगर हम उसको ठीक नहीं करा रहे, हम बहुत ज्यादा गलती कर रहे हैं। हर शख्स अपनी अपनी कैपेसिटी, हर इंसान अपनी इस्लाह करना शुरू कर दे तो पूरी कम्युनिटी वो ठीक होना शुरू हो और जाती कुछ है। नहीं तो आम बंदा एक पौधा तो लगा सकता है। Exactly, अपनी जिंदगी में कितनी अपने प्यारी बात माटो की सेट आपने। करें कि मैंने 40 लगाने हैं, 50 लगाने हैं, तो इस तरह करेंगे तो आपका देखिएगा नक्शा ही बदल प्रायोरिटाइज जाएगा। करना इंपॉर्टेंट है। हमने इतनी सारी चीजों को प्रायोरिटाइज कर लिया, बट हम जो एक्चुअल चीज है, एक्चुअल इश्यूज है, उनको हम प्रायोरिटाइज करते ही नहीं है। पौधा लगाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन आप किसी से पूछे कि आपने जिंदगी में आज तक कितने पौधे लगाए, तो ऑनेस्टली हम में से किसी को हम इतना अच्छा फिगर नहीं बता सकते होंगे कि हमने एक पौधा लगाया था कभी। हाँ, जिंदगी में आपको अल्लाह ने दी है, आप उसमें और कुछ नहीं तो 40-50 का टारगेट रख लेंगे, ये मैंने नर्चर करने। एग्जैक्टली। और लगाना भी इशू नहीं है। कई अदारे आ जाते होते हैं कम्युनिटी उसमें ना सर्विसेज के लिए कि लगा देते हैं, लेकिन ये लिविंग थिंग्स हैं, यू हैव टू ख्याल भी रखना। लगते हैं फिर वो सरवाइव नहीं कर सकते या इस तरह के, ये चीजें थोड़ी थोड़ी सी हैं, मैनेज करें तो हो सकता है। बिल्कुल ठीक। आपको याद है शंघाई और इस तरह बीजिंग का कितना बुरा हाल था, लोग ऑक्सीजन सिलेंडर यूज करते होते थे। 4-5 सालों में वहाँ पे ऑल टुगेदर चेंज है, क्योंकि उन सबको उसका एहसास हुआ और सबने कलेक्टिव एफर्ट्स पुट की और फिर वो इस मसले से बाहर निकले। तो वी हैव एग्जांपल्स विद अस जिनको सिर्फ कॉपी करना है आपने, सिर्फ एहसास करते हुए। प्रोफेसर समझ चुके आप NHA में होती हैं डिप्टी डायरेक्टर एनवायरनमेंट, हमारे यहाँ जितने भी इम्पैक्ट्स क्रिएट हो रहे हैं अभी तक क्लाइमेट चेंज से, इंफ्रास्ट्रक्चर कितना हमारा मुतासर हुआ, कितना तबाह हुआ, रोड स्ट्रक्चर कितना मुतासर हुआ है? नहीं, ये तो बहुत वो जिसे कहते हैं ना कि ओपन सीक्रेट्स हैं कि जैसे 2010 का फ्लड आया था, हमारा एक स्टडी के मुताबिक 10 बिलियन का पाक रुपीस में नुकसान हुआ। ये 2022 का फ्लड था, इसमें 78 बिलियन का नुकसान हुआ। तो आप सोचें कि गरीब कौम का हम इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर वो
डिस्ट्रॉय हो गया ना। एग्जैक्टली। लेकिन अगर आप उस टाइम वाटरशेड मैनेजमेंट और सिर्फ रोड कंस्ट्रक्शन, तो ये NHA तो ये है कि रोड कंस्ट्रक्शन तक है ना, इसमें मैंने बताया ना होलिस्टिक अप्रोच की जरूरत होती है। आपने वो सारी चीजों को मैनेज करना है जो कि उसके इर्द गिर्द वाटरशेड है, ताकि वहां तक पानी ना आए, फ्लडिंग ना आए। लेकिन फिर भी आप देखें कि ये जितने भी फ्लड्स से, उसमें कम्युनिटी ने किधर वो रेस्क्यू किया, सड़कों के किनारे थे, एम्बैंकमेंट्स थी बनी हुई, बेहतर थी, सड़कें टूट गई, लोग वहां पे इकट्ठे हो गए। तो इस तरह का ना इंफ्रास्ट्रक्चर, जिस तरह हमारे अब ये क्लाइमेट चेंज तो है और ये एक्सपेक्टेड है कि इस तरह के मोर इवेंट होंगे एब्सोल्युटली कमिंग डेज में, ये ज्यादा है। तो आपको अभी से सोचना है कि यार एक तो वो आपका नुकसान हो गया जो बना हुआ था, आपने जो नया बनाना है वो मजीद है आपके पैसे लगे। अब हमें पता है, हमने रिस्क हमें पता है कि क्या है, सो अब उसके बाद आपने पहले से उसको किसी ना किसी तरीके से कैटर करना है। आपको पता है कि इस तरह के अब तो मेट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शन ऐसी हैं कि सालों पर एक्सटेंड हो गई हैं और क्वाइट एक्यूरेट हैं, 80 to 90% वो एक्यूरेट होती हैं ओवर द लॉन्ग रन। आपको पता है कि इस इलाके में आने हैं, मजीद बारिशें भी आनी है, मजीद ड्राउट भी आने हैं। तो जब तक आप प्लानिंग नहीं करेंगे, चीजें तो हैं, उस वक्त तक फिर आप नहीं कर सकते। आपने बड़ा अच्छा कहा कि इदारों को मिलकर चलना होगा। जी जी, ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएगा। रोड बनाना है, बना लेंगे, लेकिन अगर सेंसिटाइज ही नहीं किया आपने कम्युनिटी को, तो आप उस पर काम नहीं कर पाएंगे। वैसे NHA एग्जैक्टली इस वक्त क्या कर रहा है इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए कि मोर सच इवेंट्स कैन अकर, ज़ाहिर अल्लाह रहम करे, बट स्टिल वी शुड बी प्रिपेयर फॉर दैट। सो क्या कोई नया मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है, कोई आसपास के इलाकों को देखा जा रहा होता है कि नुकसान ना हो? देखिए जी, NHA तो जो है ना, एक मैं ये नहीं कि मैं NHA से बिलोंग करती हूँ, NHA का इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह के आप उसको वर्ल्ड लेवल पे कंपेयर कर सकते हैं। मोस्टली हम लोगों ने हाईवेज और मोटरवेज पे बिल्कुल किया है। हमारा जो डिजाइन होता है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ऊपर होता है। लेकिन मसला यही है कि जो है ना, जब तक सबकी एफर्ट्स नहीं आएंगी ना, अब एग्रीकल्चर वालों ने अपनी वो देखनी है, वाटरशेड मैनेजमेंट वालों ने, सबसे बड़ा जो नुकसान होता है वो सड़कों को ना पानी से होता है। ठीक है, हमारी अपनी जो पॉलिसीज हैं, जो एज ए अदारा है, वो ये है कि प्लांटेशन हर एक का इंटीग्रल पार्ट होता है। हर कोई भी आप चाहे वो हाईवे है या मोटरवे है, उसके अलावा प्लांटेशन की जाती है। अब किस किस्म की प्लांटेशन की जाती है, ये डेफिनेटली हम अपने हाईवे की सेफ्टी के पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए करते हैं। दूसरा, मोस्टली जो वर्ल्ड बैंक और ADB फंडेड प्रोजेक्ट होते हैं हमारे, उनके अपने भी बड़े स्ट्रिंजेंट प्रोटोकॉल्स हैं। ठीक है, इवन कि ये हमारे कैरेक नया प्रोजेक्ट है, इस पे ADB ने ना फ्लड की जो है ना वो मॉडलिंग करवाई कि कितना आ सकता है। उसके लिहाज से हमने डिजाइन को ना अपडेट किया कि कमिंग डेज में ना वो उसको मीट कर सके। तो वो फिर डेफिनेटली कॉस्ट भी आपकी बढ़ जाती है, जाहिर है। तो ये NHA कर रहा है और ऑन द वे है। लेकिन ये है कि मैंने बताया ना कि ये एक लोकलाइज किस्म का प्रॉब्लम नहीं है। ऑल्सो इस पे जितना काम किया जाए उतना कम है, लेकिन जो इदारे काम कर रहे हैं उनको अप्रिशिएट करना, एक्नॉलेज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट कि ऐसा इशू है जिससे हम सब मुतासर हो रहे हैं अभी, और हम आने वाली अपनी जो जनरेशन है हम उसको क्या देने जा रहे हैं, ये हमें सोचना होगा। डॉक्टर साहब, वक्त बहुत मुख्तसर था, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब, स्टे विद अस। सुर दरअसल एक खूबसूरत तरतीब का नाम है। यही तरतीब अगर हमारी जिंदगी का हिस्सा हो तो
जिंदगी मजीद खूबसूरत हो सकती है। इसीलिए हम आपके लिए ला रहे हैं प्रोग्राम सारे सुर हमारे, जिसमें हम पेश करेंगे सुरों से मुज़य्यन नामवर शोरा का कलाम। घर बैठे आप सीख सकेंगे मौसीकी की बुनियादी तालीम। आपको इस प्रोग्राम में गाना गाने का मौका भी मिल सकता है, क्योंकि हम मुतारिफ करवाएंगे आपको और आपके टैलेंट को। पेश करेंगे ट्रिब्यूट अपने अजीम फनकारों, मौसीकारों और गुलकारों। सारे सुर हमारे। इल्म एक लाजवाल दौलत जो खर्च करने से घटती नहीं बढ़ती है, और आपके इल्म में इजाफा करने के लिए पीटीवी नेटवर्क लेके आ रहा है एक मेगा क्विज शो अज़्म आलीशान, जो होगा नेशनल और इंटरनेशनल नॉलेज से भरपूर। एक ऐसा शो जो हर पाकिस्तानी के लिए लेके आएगा इल्म का खजाना। इसमें पूछे जाएंगे हमारे स्टूडेंट्स से प्यारे पाकिस्तान से रिलेटेड मालूमाती सवाल, जो होंगे जनरल नॉलेज, एंटरटेनमेंट और स्पोर्ट से भरपूर। अज़्म आलीशान देखना हरगिज मत भूलिएगा, सिर्फ पीटीवी होम पर। शाद रहे आबाद रहे मेरा पाकिस्तान, अज़्म आलीशान, अज़्म आलीशान। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और जिस तरह से हमने लोक विरसा में जो लोक मेला हो रहा है उसका इससे पहले हवाला भी दिया, और जाहिर सी बात है आपने देखा भी कि कितने जबरदस्त वहां पे पवेलियंस को सजाया हुआ है। अच्छा, वहीं पर मैं ये कहती हूँ कि ये एक बहुत जबरदस्त कोशिश होती है। उसकी वजह ये है कि जितने भी आर्टिस्ट होते हैं उनको अपने फन का मुजाहरा करने का एक प्लेटफॉर्म मिलता है, एक मौका मिलता है कि वो अपने फन का मुजाहरा कर सकें। और बाकी शहरों से आए हुए जितने भी लोग होते हैं, मतलब एक हम कहते हैं कि पूरा पाकिस्तान एक जगह पर आ जाता है और वो वहीं पर सारी डेकोरेशन हुई होती है और हमारा सारा कल्चर, हमारी सकाफत वहां पर जो है उसको डिस्प्ले किया जा रहा होता है। तो आज एक ऐसे मेहमान हमारे साथ मौजूद है। एब्सोल्युटली, रियाज साहब ने आज हमें ज्वाइन किया। सरगोदा से इनका ताल्लुक है, लेकिन इनका जो आर्ट है ना वो ना सिर्फ पूरे पाकिस्तान बल्कि इंटरनेशनली पहचाना जाता है। रिसेंटली आयरलैंड भी गए थे ये, और अगर मैं इनके अचीवमेंट्स की बात करूं तो सदारती तमगा मेरा हुस्न कारकर्दगी इनको मिला। इससे पहले दुबई एक्सपो में जा चुके हैं, अपने इस फन का मुजाहरा भी कर चुके हैं, दुनिया के सामने इस फन को उन्होंने रखा और भी है। 4 दहाइयों से आर्ट को लेकर चल रहे हैं, इस फन को प्रमोट कर रहे हैं, इसमें जिद्दत लेकर आ रहे हैं। और जाहिर सी बात है आज हमारा सेट भी जरा दिखाएं जी। रियाज साहब भी हमारे साथ मौजूद है, उनको भी पहले वेलकम करते हैं। रियाज मुगल साहब, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। तो जब हम सेट की बात करें, इतने प्यारे प्यारे यहाँ पर ये जो जितने भी आइटम्स पड़े हुए हैं, ये सब जो है रियाज साहब की तख्लीक है, जो हमारे सेट के अलावा ऐड हुए हैं। हमारे के अलावा आपको आइडेंटिफाई करना मेरे लिए बहुत आसान है। लेकर आर्ट ये क्या होता है आज हम इस पर बात भी करेंगे, क्योंकि वो इससे वाबस्ता भी है। रियाज साहब, ये आपके साथ भी इस वक्त एक पीस रखा है, तो इस पे आप साथ कर सकते हैं? मतलब जी कर सकते हैं। आपको खास माहौल नहीं चाहिए होता? जी खास माहौल जहाँ भी बैठते हैं इसको कर सकते हैं हम। ये लेकर आर्ट इजी आर्ट है ये। इसको दिखाएं नाजरीन को भी। ये जो सुराही आप देख रही हैं ना, आज से पहले आपने कभी वुड में नहीं देखी होगी। हाँ। और वो मेटल के अंदाज में बनाई है। कितनी ये इसका मेयार कैसा है? कोई टूट सकती है ये क्या?
इसको आप हाउस में रखें, 50 साल रखें, जितनी आपकी नहीं लाइफ है खराब इंशाल्लाह होगी। खराब नहीं होगी। आर्ट पानी खराब ना नहीं लगे होगा। इसको, वाट नहीं लगे, ठीक है, पानी नहीं लगे और ये खराब नहीं होगी। इसको हीट आप नहीं करना, हीटर के करीब नहीं रखना जो हम सही है वो कि होता है। फूल जाएगा। नहीं वो कलर होता है ना, ये थोड़ा दाना आ है, जाएगा, खराब हो वुड को सकता कुछ है नहीं वो। होगा। बस ये बस दो एहतियात चीजों से की रखें। एहतियात है। तो ये लाइफ टाइम, जैसे आपको आपके हाथ में जार था वो बारीक काम का, तो इससे भी हमारे पास पुरानी यूनिक हमारे म्यूजियम में रखी है लोग इरसा में। अच्छा। हमारी चीजें ओके। 100 साल पुरानी, 100 साल, 60 साल पुरानी आपको चीजें मिलेंगी वहां से। और सही हालत। हाँ जी। और मैं ये चाहता हूँ कि जो ना हमारा जो हम यहाँ पे आते हैं तो हम लोगों को महसूस करने के लिए आते हैं, उनकी खुशियां बांटने की, जो गम है कोई दुख है उनको और बांटने के इतना लिए आते प्यारा हैं। काम देख के, इतने कलरफुल काम देख के, जो जी, मैं जी। हमेशा कलर कॉम्बिनेशन, मुझे आपके सारे कामों का बड़ा जी, जी। मुनफरिद, बड़ा अच्छा लगा है। तो जी। जाहिर सी बात है लोग खुश भी होते हैं और उनकी कोशिश यही होती है कि इस तरह का आर्ट इसमें वो एक देख बात के और आगे ऐड बढ़- कर दूं, जी। जो लोग इस पाकिस्तान है ना, वो इनवाइट इसलिए करता है कि हमारे इलाके के जितने भी ये दूर अदराज से ये फॉरनर आए ना, महजूज और दस्तकारे और राब्ते बढ़े उनके। लोग इरसा की और आर्ट काउंसिल की ये काविश होती है और हुकूमत पाकिस्तान की सरपरस्ती के बिना ये मुमकिन नहीं है। हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है, जो हमारे मिनिस्टर वजीर आजम सदर साहब, उनकी ये ख्वाहिश होती है कि अपने लोगों को प्रमोट किया जाए। जैसे अभी पंजाब में हमारी जो मैडम है मरियम मैडम साहबा, वो कहते हैं कि यूथ को जो है ना आगे लेकर आएं, यूथ को जो है ना प्रमोट करें। इसीलिए हम अब ये जो मेरा बेटे अब आए हुए हैं, अब मैंने इनको काम सिखाया, ये स्टॉल पे बैठ के मैं भी बैठा हूँ, ये काम दिखाते हैं, लोगों काम करते हैं कि यूथ को आगे ला रहे हैं, बच्चियों को ला रहे हैं हम लोग। ऐसा ही है, जाहिर सी बात जी। है कि अगर फन है तो उसको प्रमोट जी, जी, करना बिल्कुल। चाहिए और जी, उसके लिए जी। कोशिश हर साल जो है जी, करनी वो लोक चाहिए। विरसा जी, की जी। तरफ से की जाती है, बेसिकली गवर्नमेंट की तरफ से की जाती है और लोक मेला जो है वो जी, सजाया जी। जाता है। तो आप सब भी जरूर जाएं और ये फन जरूर देखें, अपना पाकिस्तान देखें, अपना कल्चर देखें, इस सकाफत को प्रमोट करें, इसको अप्रिशिएट करें। और सबसे बड़ी बात, सोशल मीडिया का हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, सोशल मीडिया पे जरूर अपलोड करें, कोई आर्ट देखिए, सो दैट हम सब ग्लोबली कनेक्टेड हैं। सो ये जो दुनिया को कनेक्शन दिखाएं है, अपना दुनिया को दिखाएं कि हमारा आर्ट कैसा है और इसको ओन करें। बहुत शुक्रिया। बिजनेस आर्ट है जी। बिल्कुल जी, रियाज साहब, बहुत शुक्रिया शुक्रिया जी। प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब, स्टे विद अस। थैंक यू। सुबह 8 बजे से 9 बजे तक की नशरियात के लिए हमारे साथ ताउन किया है फातिमा फर्टिलाइजर कंपनी, मेडिकैम, सेंसोडाइन। पाकिस्तान के जदीद तरीन प्लांट पर बनी खादें, सरसब्ज की नाइट्रोफॉस और कैन। सरसब्ज नाइट्रोफॉस में है फास्फोरस और नाइट्रोजन का मुनफरिद जोड़, जो दे मजबूत जड़ें और बीज का जानदार उगाव। सरसब्ज कैन में अमोनिकल नाइट्रेट नाइट्रोजन की दोहरी ताकत से हासिल करें गंदम की 10% से भी ज्यादा इजाफी पैदावार। सरसब्ज, जमीन की जान, फसल की शान। सोनिया के कत्ल का केस अदालत में है और पुलिस उस तक पहुंचने की पूरी कोशिश कर रही है। हमारे लिए मैसेज है कि तुम अपने डोमेन में रहकर इसकी तहकीकात करो। मेरे पास दुनिया की सारी खुशियां हैं सिवाय सुकून के। कौन सा बाप अपनी औलाद के लिए अच्छा नहीं चाहता? उनकी तरक्की और कामयाबी के लिए दुआ वो नहीं होती। तुमने उसे रोका क्यों नहीं, हिफाजत क्यों नहीं की बेटी की? ये नहीं सोचना कि मेरी बहन है, नाक कटाए उसका अंजाम मौत है। कारोकारी की मौत मरे हैं, न कफन, न दरूद, न जनाजा। अब मेरे वो दिन गए जब इस तरह किसी की हिम्मत नहीं होती थी मेरे सामने बात करने की। तुम इसमें कोई अपना किरदार अदा करते ना तो इतनी बड़ी मुसीबत ना आती, लेकिन तुम्हें तो खुद गर्जी का मर्ज लाक है। लेकिन साईं, मुझे लगता है कि वो पागल हो गई है। वो पागल नहीं, उसे हालात ने पागल कर दिया।
सुलझा टूटा फूटा आवेगा आवा आवेगा आवा आवेगा आवा आवेगा। इस तरह लोगों की सीमट के गट्टू की तरह मेरी भाभी आप मेरी जायदाद भी अपने नाम लिख लें, दौलत भी लिख लें। बारिश में खड़ा होकर पी रहा था। आजा। ये किया लग गया। हाँ पुत्र, ऐसे ही लगाना है। शाबाश, तुम समझ गए। इस खुशी में खाना होगा आपके जाने के बाद। मेरा इलाज इधर ही कर दो। क्या हुआ जी आपको? बीपी लो रही। दादाजी क्या हुआ? बीपी लो रही। मेरा दादा, मेरा बेटा, मेरा पुत्र। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। और अब बात करते हैं पाकिस्तानी रेसलर की जिन्होंने धाक बिठा दी है। अतर जाहिद इनका नाम है और इन्होंने भारतीय जो रेसलर हैं सिंघम दुबे उनको शिकस्त दी है नेपाल के शहर खटमंडू में। चैलेंज भी सिंघम भाई ने खुद किया था, खुद ही हार गए हैं। अतर भाई के आगे नहीं टिक पाए। अतर भाई की वैसे हाइट भी इतनी है कि मेरा ख्याल है कोई भी नहीं टिक पाएगा। अतर हमारे साथ मौजूद है, अतर से बात भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं बिल्कुल ठीक। अतर वैसे जो रेसलर्स होते हैं उनको अगर आप जो इमेज पहला माइंड में आता है वो तो जी बॉडी होगी प्रॉपर एंड ऑल दैट, तो इतने दुबले पतले और उसके बाद मेरे भाई हैं, स्लिम स्मार्ट हैं हम दोनों भाई। हाँ, बेसिकली इसके दो रीजंस हैं। एक तो ये कि मैं सऊदी अरब होता हूँ, सारा मेरा सऊदी बैकग्राउंड है, तो मैं जब भी पाकिस्तान आता हूँ मुझे यहाँ का खाना पीना सूट नहीं करता। तो मेरा सडन वेट लॉस हो जाता है पाकिस्तान में 10 to 12 kg। अच्छा, अभी लॉस वाला टाइम चल रहा है? जी बिल्कुल। अच्छा, वैसे आप इतने स्मार्ट नहीं है। हाँ, ओके। तो एक तो ये रीजन है। दूसरा है कि अब ग्लोबली ट्रेंड चेंज हो चुका है, अब बल्कि होना रिक्वायर्ड नहीं है। जितने भी WWE के रेसलर्स हैं, आप जेफ हार्डी, डैनियल ब्रायन, एडम कोल, ये सब देखें, ये अब ज्यादा स्टेमिना, टेक्निक, एजिलिटी मैटर करती है। तो अब आपका बल्कि होना इस गेम में रिक्वायर्ड नहीं है। तो मेरा ख्याल है ये वाली चीज रजिस्टर अब हो चुकी है कि वेट का बेसिकली आपकी स्ट्रेंथ से कोई ताल्लुक नहीं होता। हाँ, आपको फिट रहना चाहिए। फिटनेस की जो डेफिनेशन है वो हर चीज मैटर करता है। एग्जैक्टली, तो वो हर एक का डिफरेंट होता है। बिल्कुल। अच्छा, अभी जो आप इस चैंपियनशिप के बाद हमारे पास आए तो मैं इसलिए थोड़ा सा बैकग्राउंड जानना चाहूंगा। सो इस साल के आगाज में फाइट या डाई चैंपियनशिप आपने वो टाइटल ले लिया जिसको सिंघम ने चैलेंज किया और फिर आपकी ये फाइट हुई नेपाल में। सो इस पूरे प्रोसेस से मुतालिक बताइएगा। बेसिकली जो फाइट और डाई चैंपियन है उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि अगर आपको कोई भी चैलेंज करे आप उसे बैकआउट नहीं कर सकते। नाम ही है ना, फाइट और डाई, लड़ो या मर जाओ। और कोई भी आपको चैलेंज कर सकता है? हाँ, कोई भी कर सकता है। एनीवन फ्रॉम द वर्ल्ड? हाँ। तो अगर आप भी करना चाहे आप भी कर सकते हैं। मेरा दिमाग अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक है। व्हाई डोंट यू ट्राई? I mean, you want to do a solo show, right? ये मेरा पत्ता साफ करना चाहती है, मुझे मालूम हो गया। चाहती है कि मैं यहाँ पे ना रहूं। हाँ, मेरे पत्ते भी ले ले। उन पे आए। अच्छा जी। तो मैंने कभी किसी चैलेंज से बैकआउट नहीं किया, तो मैंने फिर उसका चैलेंज एक्सेप्ट किया। तो मैं फिर नेपाल गया, मैंने वो टाइटल डिफेंड किया और सक्सेसफुली अपना इंटरनेशनल हैवीवेट चैंपियनशिप टाइटल भी विन किया। दो बेल्ट्स हो गई आपके पास। मैं डबल चैंपियन। एक वो फाइट डाई वाली भी थी जी, जो कि आपने डिफेंड कर ली, फिर नई मिल गई और आपको। एक ये इंटरनेशनल चैंपियनशिप टाइटल। दिस लुक्स वेरी हैवी बाय द वे। इट इज हैवी। वेरी नाइस। अच्छा, ये सिर्फ ऐसे पकड़नी होती है, ये वो वाली बेल्ट नहीं पहननी भी होती है जो? नहीं, ये शोल्डर पे रखने के लिए। शोल्डर पे रख के दिखाया ना सिर्फ विक्ट्री। आहा, ये देखिए जी, वाओ, वेरी शाइनी, ग्लिटरी एंड हैवी एज वेल। बिल्कुल। सो आपकी जितनी भी अभी तक फाइट्स हुई हैं, क्या सबसे टफ ये रही है? सबसे टफ ये रही है क्योंकि इंडियन के साथ थी, तो इस पे मेरे पे प्रेशर भी था क्योंकि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया जब होता है बिल्कुल किसी भी गेम में हम देखते हैं। हाँ, तो बेसिकली ये था ना कि मैं जब वहां गया मैंने अपनी स्ट्रेटेजीज तो काफी सारी बनाई हुई थी,
तो आपको पता है इंडियन की भी अपनी भी स्ट्रेटेजीज थी कि उसने पाकिस्तानी को कैसे हराना है। ठीक है। तो मैंने जो भी सोचा होता वो कुछ भी रिंग में यूज नहीं हुआ। तो मैंने फिर रिंग में ऑन द स्पॉट डिसाइड किया कि अब ये ऐसे कर रहा है, अब मुझे ऐसे करना है। कुछ जगहों पे मुझे एग्रेसिव होना पड़ा, कुछ जगहों पे डिफेंसिव होना पड़ा। ओके। तो वहीं पे मैं समझ गया कि आप ये अपने ये टेक्निक्स यूज कर रहा है। फिर मैं उसको रिंग में लेके चलता रहा। तो फिर एंड पे फिर यही हुआ कि वो मुझे अपना फिनिशर मारने आया, मैं हट गया। तो वहीं से मैंने अपना उससे फिनिशर डेजर्ट स्लैम पकड़ लिया। फिनिशर से क्या मुराद होती है? फिनिशर जो हर रेसलर का अपना फिनिशर मूव होता है, जो उस जैसा कोई और नहीं मार सकता। अच्छा। तो वो मार के वो मैच विन करता है, मैच एंड अच्छा, हर रेसलर का अपना एक फिनिशर मूव है। हाँ। जब एंड पे उसने जीतना है, जीतने वाला तो वो फिनिशर मूव के साथ जीतेगा। व्हाट्स योर फिनिशर मूव? मेरा फिनिशर डेजर्ट स्लैम। डेजर्ट स्लैम जी। व्हाट्स दैट? बेसिकली ऐसे मैं उठा के जोर से स्लैम करता हूँ। और अभी आप मुझे क्या कह रही थी? मैं चैलेंज करूँ? मैं तो ये कहती, मैं तो शुक्र आपने नहीं मेरी बात मानी, सीरियसली मेरी बात कोई है। अच्छा। और ये 6'5" की हाइट से फिर कोई उठता भी नहीं है, वो फिर हार जाता है। तो अगर कोई भी चैलेंज करता है, हाइट का फायदा आपने उठाया और आपने उसी तरह से अपनी फिनिशर शॉट। वो भाई ज्यादा भारी भरकम नहीं थे, नॉर्मल थे। ओके। अच्छा, इसमें वेट कैटेगरी का मामला नहीं होता? नहीं, रेसलिंग में नहीं होता। वेट मैटर नहीं करता, हाइट मैटर नहीं करती। बस जिसने आपको चैलेंज कर दिया उसके बाद स्टैमिना, टेक्निक, आपकी मोबिलिटी कैसी है, एजिलिटी कैसी है, रिंग स्किल्स कैसे हैं आपके। और कितने मिनट की फाइट थी? आई थिंक 10 to 12 मिनट्स की। 10 से 12 मिनट मारते रहे एक दूसरे को? जी बिल्कुल। और ये हार्डकोर मैच था, इसमें हर किस्म का वेपन भी अलाउड था। वेपन? हाँ, कैंडो स्टिक इसमें यूज हुई है, इसमें स्टील यूज हुआ है, इसमें चेयर्स यूज हुई है, इसमें हर चीज। ठीक है ना? सीरियसली इंजरी हुई थी उस टाइम, लेकिन अब रिकवरी, नी में, जॉइंट्स में, बैक में। तो ये कोई सीरियस इंजरी सर पे या कोई रूल्स होते हैं इसके के ये बेसिकली अगर वेपन है तो आप सर पे नहीं मार सकते या नहीं? मैच से पहले हमारे कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए थे कि कुछ भी हो सकता है। मैच ही ये था ना, हार्डकोर मैच था। तो इसमें सब कुछ लीगल था। तो ये बहुत वन ऑफ द टफेस्ट फाइट थी मेरी। क्या जरूरत है करने की? वैसे ये पैशन है मेरा। मुझे ये था कि मतलब जो रेसलिंग होती है, ऑनेस्टली पहले तो हमें घर वाले ये बताते थे कि ये ऐसे फेक होता है, एक्टिंग कर रहे होते हैं। नंबर 1 ये बताया। दूसरा ये थोड़ा माइंड में होता था कि अच्छा चले अगर रियल में हो भी रहा है तो कम से कम इसके रूल्स सेट होंगे। हाँ, नहीं ये कैटेगरीज होती है ना। तो हमारा हार्डकोर मैच था और था भी पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, तो इसमें सब कुछ लीगल था। तो इसीलिए तो कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हुए थे कि कुछ भी हो जाए। ये रेसलिंग में कितने टाइप्स होती हैं जो आपने कहा ना, हार्डकोर रेसलिंग, वैसे कितनी कैटेगरीज होती हैं? बेसिकली या तो अगर सिंपल मैच हो तो उसमें अपनी भी और अगले की भी सेफ्टी का ध्यान रखा जाता है। यानी आप अपनी बोन्स का यूज नहीं कर सकते, आपने अपने मसल और स्ट्रेंथ से अगले को हराना होता है। ठीक है। फिर उसके बाद जैसे हार्डकोर मैच होता है तो उसमें हर किस्म का वेपन अलाउड होता है। स्ट्रीट फाइट होती है, लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच होता है, जिसमें आपने अपने ओपोनेंट को इतना मारना है कि वो रेफरी 10 काउंट करे और वो उठ ना सके। उसमें भी सब कुछ लीगल होता है, जो नॉर्मली हम देख रहे होते हैं। जी, लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच। तो इस तरह की कैटेगरीज होती हैं। तो आपकी कैटेगरी में ये नहीं होता कि जब आपने हरा दिया तो वो उठ ना सके वाला मामला नहीं होता? ये हार्डकोर मैच था ना, सब कुछ लीगल था इसमें, यानी हर सारे वेपन्स अलाउड थे। उनकी जो कैटेगरी है उसमें ये था कि कुछ भी अलाउड था, डू और डाई वाली सिचुएशन। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये कि जो आपने फिनिशर मूव की बात की, यानी वो आपने ठीक है फिनिशर मूव से उसे गिरा तो दिया, लेकिन अगर फिर उठ जाए तो फिर नहीं, वो फिर मैंने उसे पिन किया ना 1 2 3। अच्छा, वो लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच नहीं था ये। फिर काउंटिंग या तो पिन से मैंने उसे हराना था या सबमिशन से कि वो हार मानता। तो मैंने उसे पिन से हराया अपने फिनिशर मूव मार के। ओके। अच्छा, इस बेल्ट को अचीव करने के बाद हाउ डू यू फील? आई फील प्राउड फॉर माई कंट्री, फॉर माई पेरेंट्स, और बहुत अच्छा फील होता है। और नेपाल में मैं जब फाइट कर रहा था तो ड्यूरिंग मैच वहाँ पे पूरा क्राउड जो है वो इंडिया इंडिया की चैंटिंग कर रहा था। तो आपने कहा मेरे सपोर्टर्स किधर हैं? हाँ, वहाँ पे मैं अकेला पाकिस्तानी था, कोई और नहीं था। ओके। तो एनीथिंग फॉर माई कंट्री, तो बहुत प्राउड फील हो रहा है। जी, ट्रेनर की बात मैं करना चाह रहा हूँ। आपके ट्रेनर भी अमेरिकन है, कैलिस्टो, आपने उनसे ट्रेनिंग ली है, राइट? तो ये जो ट्रेनर थे, इन्होंने कितना आपको इसमें सिखाया है जिसकी वजह से आज आप यहाँ तक पहुंचे हैं? जी बिल्कुल, मेरे ट्रेनर का इसमें बहुत रोल है। उन्होंने मुझे सारा कुछ गाइड किया कि मेरी ये स्ट्रेंथ है, ये वीकनेसेस है। तो उन्होंने मुझे बताया कि अब तुमने इसमें काम करना है। तो वो खुद WWE के 2 टाइम US चैंपियन रह चुके हैं। तो उन्होंने जितनी भी WWE की नॉलेज है वो सारी मुझसे शेयर की, मुझे गाइड किया। और उन्हीं की वजह से आज मैं इंटरनेशनल चैंपियन हूँ और पाकिस्तान को हर जगह रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और आप सबको प्राउड कर रहा हूँ। वेरी नाइस। देखिए, ये बड़ी अच्छी बात होती है कि आपको जो सिखा रहे होते हैं आप उनको उनका रिगार्ड करें। कहीं भी आप अगर बैठे हुए, वो नहीं इंसान को भूलना चाहिए। व्हाई रेसलिंग? अगेन माय क्वेश्चन, कैटेगरी की बात नहीं करी, बट कैसे शौक डेवलप हुआ कि मेहनत करनी है और इसी में आगे जाना है? ये बचपन में बस मार धाड़, मार 4.5। मतलब शौक कैसे आया? बचपन से ही था या बाद में देखकर कोई इंस्पिरेशन है? बिल्कुल, मेरे से हर जगह यही क्वेश्चन होता है। सबसे पहले तो ये था कि मेरे फादर रेसलिंग देखते होते थे। अच्छा। जब VCR का जमाना होता था उस टाइम से,
तो मैं भी 2-3 साल की उम्र से मुझे भी शौक हो गया। फिर जब मैं बड़ा होता गया, फिर मैं खुद भी वीसीआर की कैसेट्स लाता था, फिर डीवीडी आया वो लाके। तो हमारे घर में ऐसे होता था जब भी रेसलिंग लगती थी जैसे कोई फेस्टिवल हो रहा हो, इतना क्रेज था हम सबको। अच्छा, पूरी फैमिली को? हाँ, तो हम सब बहुत यानी शोर शराबा और इस तरह बहुत हाइप होती थी ना घर में जब भी रेसलिंग प्ले होती थी। तो वहां से मुझे भी शौक हो गया। तो इवन स्कूल में भी सब में मशहूर था कि ये हर टाइम रेसलिंग की बातें करता है। 18-20 साल की उम्र तक मैं रेसलिंग के अलावा कोई बात भी नहीं करता था। तो हर टाइम मेरे माइंड में रेसलिंग ही चल रही होती थी और मैंने कभी कोई प्लान बी भी नहीं बनाया कि अगर रेसलिंग में नहीं हुआ मैं स्पोर्ट्स में जाऊंगा, इसमें नहीं हुआ तो इसमें जाऊंगा। मुझे बस रेसलिंग में जाना था। तो फिर वहीं से मैंने इसकी प्रोफेशनली ट्रेनिंग ली और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत करम है कि आज आप सबको प्राउड कर रहा हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। अतर शादीशुदा है? नहीं। चांस भी कम लगता है मुझे। क्यों? मतलब कोई कैसे इतना डेयरिंग होगा कि वो जाके वो रिंग में जाके जो रेसलिंग की सिर्फ बात करते हैं, जो करते सिर्फ रेसलिंग है, तो मसला हो जाएगा। वो घर में थोड़ी रेसलिंग करता हूँ, रिंग में रेसलिंग करता हूँ। हाँ, डर तो फिर भी होगा ना किसी को आप का फिर भी। बिल्कुल। अच्छा, वैसे स्कूल में या लाइटर नोट लोगों को कभी डर लगता है कि अच्छा इसके साथ हमने पंगा नहीं लेना, क्योंकि अगर इसको हमने कुछ कह दिया तो ये इसका एक मुक्का या एक लगाएगा तो वही काफी होगा। बिल्कुल ऐसी। और मेरे स्कूल में सबसे ज्यादा हाइट मेरी थी, तो मैं सबसे डिफरेंट था क्योंकि मैं तब से बॉडी बिल्डिंग और एक्सरसाइज करता था। अच्छा। तो मैं थोड़ा यानी बल्कि था स्कूल के टाइम से ही। तो वहाँ पे हाँ सबको ये था और इवन स्टूडेंट जो है वो टीचर्स को भी कहते थे कि आपकी और अथर की आर्म रेसलिंग होनी चाहिए और आप करें। तो टीचर्स कहती थी कि नहीं मुझे मेरा हाथ चाहिए, मैं इसके साथ मैंने अपना हाथ तोड़वाना है जो मैं आर्म रेसलिंग करूँ। तो इस तरह के बहुत सारे किस्से हैं। तो स्कूल के टाइम से ना तो हाँ तो शुरू से ही मशहूर है कि नहीं बस वे रेसलिंग में सबको पता था कि ये बड़ा हो गया इसने रेसलर ही बनना है। और हड्डी टूटी है वैसे? कोई मेजर इंजरी नहीं हुई, माइनर हुई है। हाँ, नीज में ये लगती रहती है छोटी मोटे हेल एंड फ्रैक्चर्स तो हो जाते हैं, नॉर्मल है वैसे। मसल रप्चर हो जाना इट्स नॉर्मल, ब्रूजेस नॉर्मल उनके लिए ऑफ कोर्स। ऑब्वियसली हमें तो सुई चुभ जाए तो वो, लेकिन बड़ा अच्छा आप काम कर रहे हैं। अतः इसी तरह आगे बढ़े, नाम रोशन करें अपना, अपनी फैमिली का, अपने मुल्क का, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो विश यू गुड लक। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू जी। हमें ब्रेक की तरफ बढ़ना नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। दिस इज राइजिंग पाकिस्तान। पाकिस्तान के जदीद तरीन प्लांट पर बनी खादें, सरसब्ज की नाइट्रोफॉस और कैन, जिनसे मिले गंदम की 10% से भी ज्यादा इजाफी पैदावार। सरसब्ज, जमीन की जान, फसल की शान। जिसको लगा है जान में इश्क है बड़ी बला, आती बिना सैया सैया लगती नहीं दवा। पाकिस्तान के जदीद तरीन प्लांट पर बनी खादें, सरसब्ज की नाइट्रोफॉस और कैन। सरसब्ज नाइट्रोफॉस में है फास्फोरस और नाइट्रोजन का मुनफरिद जोड़ जो दे मजबूत जड़ें और बीज का जानदार उगाव। सरसब्ज कैन में अमोनिकल नाइट्रेट नाइट्रोजन की दोहरी ताकत से हासिल करें गंदम की 10% से भी ज्यादा इजाफी पैदावार। सरसब्ज, जमीन की जान, फसल की शान। हम हर हफ्ता इंतजार करते हैं वीकेंड का, और वीकेंड एट होम के बगैर है नामुकम्मल। जिसमें हम जानते हैं सितारों का हाल, सेहत की टिप्स और मुलाकात होती है आपकी मुख्तलिफ शोबों के नुमाया अफराद से। होगी मुलाकात आपकी फिल्म टीवी के मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज से। और होगी लाइव सिंगिंग। कंप्लीट पैकेज ऑफ वीकेंड। तो देखना मत भूलिएगा वीकेंड एट होम, हर हफ्ता और इतवार सिर्फ पीटीवी होम पर।
वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहीं खुश आमदीद। मुलाकात कराएंगे आपकी बड़ी बाहिम्मत लड़की से। जितने मर्जी चैलेंजेस जिंदगी में आज उन्होंने कहा नहीं, मुझे आगे बढ़ना है, रास्ता बनाना है, नाम बनाना है। रिदा ज़हरा नकवी आज हमारे साथ मौजूद हैं। उनका सफर आज से हम आपसे शेयर करेंगे। मेकअप इन्फ्लुएंसर है, क्या जबरदस्त उनका अंदाज होता है। टिकटॉक पर उनकी अच्छी अच्छी वीडियोस हम देखते हैं, इंस्टाग्राम पर भी, अदरवाइज बड़ा अच्छा वो काम कर रही हैं। तो रिदा इज विद अस टुडे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जिंदगी कैसी चल रही है? मेरी जिंदगी फिलहाल तो अच्छी जा रही है। ओके, फिलहाल अच्छी जा रही है। फिलहाल रिदा, मेकअप की तरफ कैसे आना हुआ? मेकअप की तो आना पड़ रहा, वरना मुझे ऐसे भी ज्यादा शौक नहीं है मेकअप करने का। Okay. तो मुझे करना पड़ रहा है। तो पे में बड़ी बहन करती है, अब उसने मेकअप के छोड़ा है। अब हमने पूछो कि ये बिजी होगी ज्यादा, तो अब मेकअप का मुझे करना पड़ रहा है। तो मैं अच्छा कर रही हूँ। लोगों को दुनिया वाले हैं सबको अच्छा लगता है मेरे मेकअप का भी, और मैं बातें सबको अच्छी लगती है। बातें तो आपकी होती बहुत मजे की है। मजे की बातें भी करी होती है। किसने सिखाया, कितने अरसे में सीखा? मैंने खुद से सीखा, सब कुछ खुद से सीखा। यूट्यूब से देख देख के वीडियोस? नहीं, वीडियो से नहीं, खुद से अच्छा, भी कभी वीडियो से भी देखती हूँ थोड़ा बहुत। जबरदस्त, क्या बात है। तो कि ब्राइडल मेकअप, पार्टी मेकअप वो भी थोड़ा सीख रही ना, वो सीख अपना मेकअप कर लेना या थोड़ा सा मेकअप टिप्स दे देना। मेकअप टिप्स बड़ी अच्छी होती है। अच्छा, वैसे जल्दी आ जाते थे, आज मेकअप इनसे करवाते और हम दिखाते कि वैसे सबीन का मेकअप कैसा हुआ है? ऐसे भी आप खुद भी अच्छी हैं, सुंदर भी हैं। ऐसा हमने खुद भी अच्छा मेंटेन रखा है, हमने खुद में मेंटेन अच्छा रखा है, कपड़े अच्छे पहने हैं। खाती बहुत है लगता नहीं है। उसे कम करना पड़ेगा आपको, ज्यादा खाना कम करना पड़ेगा। अच्छा, खाना कम करना पड़ेगा। मेरे मेकअप को रेट करे वैसे। मेकअप ज्यादा आपके बहुत अमेजिंग है, अच्छा है, अच्छा लग रहा है। क्या कुछ ऐसा है कि ये कम होना चाहिए था, ये ज्यादा, या जिससे मेरा फेस? जैसे कि हम ज्यादा फाउंडेशन लगाते हैं, बेस लगाते हैं, वो कम लगाना है, ज्यादा नहीं। जब मैं मेकअप करती हूँ ना, मेरे बाबा को थोड़ा इश्यू है मेकअप की, उनको ज्यादा, उनको लगता है मैं ज्यादा की है तो कम करो इसको मेकअप। बाबा कहते हैं फाउंडेशन भी कम, बेस भी कम, कम मेकअप करो, लाइट मेकअप करो, ऐसे कहते हैं आपको। और मामा क्या कहती है? कुछ भी नहीं कहती। वो भी कह रही थी ब्रश वो होते ना स्पॉन्ज, वो लेकिन कम करो बस। ओके। अब कोई इवेंट होता है, कहीं जाना होता है तो मैं अच्छे से तैयार होकर जाती हूँ, खुद से कैसे भी वरना पौड़े से कर रही थी। मुझे शौक है ऐसे। आपको तैयार होने का शौक है? हाँ। मुझे कोई मना नहीं है। बाबा तो कहते मैं जो मजे करूँ मैं कर रही थी। बाबा कुछ पैसे कुछ दे देते हैं, मुझे कभी नहीं देते। ज्यादा पैसे आप बाबा के कहाँ पे लगवा रही हैं? मेकअप पे लगवा रही है मेरा ख्याल। नहीं, मेकअप के साथ साथ शॉपिंग का मुझे बहुत शौक है। शॉपिंग मूवीज का, हर चीज में मुझे कुछ शौक है। कपड़े लेने का शौक है, जूते, कपड़े तो कम करती हूँ, मतलब कपड़े मैं कम लेती हूँ, ज्यादा मुझे शर्टें बहुत पसंद है, वो ले लेती हूँ। टॉप्स पसंद है, शर्ट्स पसंद है। अच्छा रिदा, रूटीन क्या होती है? रूटीन शेयर करें। रूटीन मेरी है एक्सरसाइज करना, वर्कआउट करना और डाइट फूड खाना चाहिए, फ्रूट्स हो जाए, और सुबह के नाश्ते में सिर्फ बॉल अंडे सैलेड हो जाए ना, ग्रीन टी हो जाए, कॉफी हो जाए, ये आपकी सही है। और जूस भी अच्छे हैं खास। और ये अम्मी ही बना के दें, खुद नहीं? मैं कोशिश करती हूँ। अम्मा तो डिफरेंट बनाकर कुकिंग और करती हैं, पकाती हैं ज्यादा। तो जो ऑयल होते हैं ना, वो ज्यादा होता है ना ऑयल, फिर अच्छा नहीं होता, वेट सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। जाहिर सी बात है, उससे सेहत खराब होती है। कुकिंग का शौक है वैसे? कुकिंग का शौक तो है। क्या मैंने कुकिंग का किया था, इंस्टाग्राम में है मेरी। ओके। मैं ज्यादा मेरी बहनें करती हैं, मैं खुद नहीं करती। अच्छा, बहनें करती हैं, खुद नहीं करती ज्यादा। कुछ प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस में मिला ना सबीन इनको? हाँ, मिला है। तो रिदा भी इतना कॉन्फिडेंस कैसे आया आपके अंदर? उस पे हमें जैसे कि अम्मा बाबा कुछ अच्छा करेंगे, मैं उनको देखूंगी, वो सीखूंगी। जो अगर बाबा कुछ करेंगे अम्मा के साथ, तो मैं वो जो सीखूंगी ना। ऐसा तो ही होता है, बंदा बच्चे इस पे दिमाग से सोचते हैं क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। तो ना मैं जरूर कहूंगी बच्चे आगे जाके कुछ सीखें। और जो माँ बाप होते हैं वो ज्यादा सोचते हैं उनके बच्चे क्या नहीं करे, वो हमसे पूछते हैं दीदी ने कैसे किया मैनेज। तो ज्यादा अम्मा के पास कॉल आते हैं, तो मुझे कहते हैं, नहीं मुझे नहीं, डायरेक्ट अम्मा को कहते हैं आपने कैसे किया रिदा को। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैंने खुद से बातें सीखी हैं। मैं जो बातें होती हैं वो हम कर रहे थे। हमारा ऐसा कोई इशू नहीं है। हम जैसे कि घर में बैठकर बातें शातें करते हैं, टीवी देखते हैं, मूवीज देखते हैं। हमें शौक भी है ज्यादा। मूवी कौन सी फेवरेट है? पंजाबी। ओके। हाँ, घर वाले को शौक है पंजाबी देखना, इंग्लिश भी देखना। अच्छा, पंजाबी बोल भी लेती है?
मैंने आती पंजाबी बोल रही थी बात इस वक्त तो पंजाबी आती है, पंजाबी में कोई एक डायलॉग ये फिर जवाब दें। अच्छा इम्तिहान होता है कि मेरा है। आज सोने मुंडे हैं आप भी तू भी बड़ी सोहनी कुड़ी है। अच्छा जी, लाइक थैंक यू। प्रिंसेस वाला क्या था वो स्टाइल से भी? वो तो यू वाला था, लेकिन रिदा का यू वाला है। रिदा का जरा और एक मैंने कल टीवी में देखा था, ये PTV के ना हम लोग का जो वो टिकटॉकर हैं और 2 लोग थे बहन भाई, वो मैंने देखा था। उमर सलीम और बिस्मा। हाँ बिस्मा, मैंने ये बिस्मा ने किया था ना, तो वो उनको याद आ गया। यूं करते हैं। तो आपने कहा मेरा स्टाइल डिफरेंट होगा। अच्छा रिदा, आपकी वैसे तो बहुत सारे वीडियोस जो कि वायरल होती हैं, सबसे ज्यादा वायरल वीडियो कौन सी हुई जिस पे ज्यादा आपको लगता है कि लोगों ने पसंद किया? मैं मेकअप का। मेकअप का? हाँ वो पसंद किया ज्यादा। जैसे कि मेकअप करने सबको ना मेरी बातें पसंद आती हैं ज्यादा। मैं हमें भी बातें पसंद आई हैं, इसलिए तो बस मैंने अच्छी बातें, तो मुझे शौक जो है करना, तो लोगों को मेकअप के साथ साथ मेरी बातें भी लोगों को पसंद आते हैं। जो मैं बाहर से शॉपिंग करती हूँ, जो वो शौक है, हेयर स्टाइल का शौक है, वो कर रही थी। हेयर स्टाइल का भी शौक? मेरे से प्यारा वैसे आपने हेयर स्टाइल बनाया है। मैं आपसे तैयार हो जाती है आज, वैसे मेरा ये भी है ना। नेक्स्ट टाइम जब मैंने आपने मेरे से कोऑर्डिनेट करना है, आपने थोड़ा, लेकिन आपको जल्दी आना पड़ेगा। आ जाएंगे 6:30 बजे। 3 घंटे लगते हैं को तैयार होने में। 6:30 बजे आप आ जाएंगी? ये तो मुश्किल है। सुबह देखा, ये तो मुश्किल है। चले। अच्छा रिदा, जब इतनी बातें करती है, कभी घर वालों ने कहा रिदा चुप हो जाओ, कितना बोलती हो? नहीं ऐसा नहीं कहते घर में, ऐसा नहीं है। सुनते रहते, जैसे हमारा दिल कर रहा है कि आप बातें करती रहें। मेरा मूड नहीं है किसी से बात करने का। अच्छा। मैं चली जाती हूँ, मैं बस चुपचाप लौटती हूँ। मूड खराब क्यों होता है? ये क्यों खराब होता है? मुश्किल है पूछे। फिर भी मूड खराब तो होता है। मुश्किल, इतने आसान सवालों में एक मुश्किल सवाल का जवाब किस बात में मूड खराब होता है? नहीं, जैसे कि मूड तो ऐसे ही खराब हो जाता है कभी कभार। मैं फोन ऐसे वीडियोस देखती हूँ ना, रोना आ जाता है ज्यादा। मुश्किल, मैं इमोशनल होती हूँ ना ज्यादा। जैसे आपने सोशल मीडिया पे कोई ऐसी वीडियो देख ली, वो कोई सैड वीडियो आपने देख ली, या कोई ट्रैजिक इंसिडेंट की वीडियो देख ली, तो आप उसमें नहीं ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। जैसे जब एक लड़की दुल्हन बन जाती है, उसकी शादी हो जाती है, तब उसकी लुसत होती है। जब लुसत होती है ना लड़की, उसकी बहुत मुश्किल होता है। ये मुश्किल होता है, बेटियां अपने बाप के घर छोड़ के चली जाते हैं। ये बहुत मुश्किल होता है लड़कियों में, बेटियों की। और सबसे ज्यादा दुख माँ बाप को होते हैं, और बहन भाई को अलग से। हाँ, लेकिन बहन भाई को अलग से। हाँ, क्योंकि नहीं, जैसे अब बहन भाई के साथ अब प्यार करने की है, रिश्ता रखने की है, उस पर बहुत गहरा होता है। इस पे क्यों रोते हैं? देखिए ना, पहले आपके बहन भाई होते हैं, अम्मी अब्बू होते हैं, फिर आपको नए रिश्ते मिलते हैं, अम्मी अब्बू बहन भाई तो होते ही हैं, और नए रिश्ते प्यारे प्यारे मिल जाते हैं। ऐसे भी लड़कियां होती हैं, अपने मैके में खुश होती हैं, ससुराल में नहीं। आपकी बहनों की शादी अच्छे ससुराल भी होते हैं। आपकी बहनों की शादी हुई है? हाँ हुई है शादी। इसी में रखना, ये एक डॉक्टर है, एक पेंटिंग करती है। अच्छा, दोनों की शादी हो गई है? दोनों की शादी नहीं, 2 बहनें, मतलब हम 3 हैं। घर की मैं सबसे छोटी हूँ। अब अभी फिलहाल मैं बड़ी हूँ, मैं 20 साल की भी हूँ। मेरी बर्थडे भी होती है, मेरे 20 समय मेरे को आती है। माशाल्लाह। तो मेरे पहले बहनों की भी हुई है, भाई की भी हुई शादी। जब बहन की शादी तो आप रोई थी? ज्यादा नहीं, मतलब नहीं ऐसा, मतलब आप खुश थी? नहीं, मैं बड़ी बहन पे खुश थी, वो चलेगी। तो मैं दुख पे थे, मतलब मेरी जो बहन है अलीना, वो ऑस्ट्रेलिया में है, उसके ज्यादा होती हूँ। दूर है ना, जाहिर है। जिसकी शादी होगी उसके, मतलब जो इधर है उसके लिए खुश है कि चली की जान छूटी। और जो दुबई में रहती है। अच्छा, रहती है दुबई में। अच्छा, मेरा इसका मतलब जो ऑस्ट्रेलिया वाली बहन है उससे आपकी दोस्ती ज्यादा है? हाँ ज्यादा तो है, दोस्ती भी और बहन भी है मेरी। अच्छा, तो दूर है वो मुझसे, दोनों में ज्यादा। लेकिन दुबई से आना जरा आसान है ना सभी। बहुत अच्छा कवर किया आपने, नहीं कवर हुआ। और सबसे ज्यादा मेरा बड़ा भाई है, कनाडा में होता है, वो आप जॉब करता है, इंजीनियर है। मसला से मेरे बाबा भी इंजीनियर है, वो भी रिटायर होने के बाद घर में बैठे हैं, वो बेफो में होते हैं। मैं बच्चा घर में अपने रूम में होती हूँ। रिटायर होने के बाद क्या करें? दोनों बहनें चलेंगी बाहर,
भाई चला गया बाहर, अब्बा रिटायर हो गया, अब घर पे आपके साथ देखे टाइम स्पेंड कर रहे हैं, नहीं, तो घर पे तो आज आपका हुआ। सही नहीं बोला, मतलब वो हमने फोन में बिजी होते हैं ज्यादा। फिर अब भी ये बात जैसे आपने उन्हें कहती नहीं है कि फोन कम यूज किया करें और मुझे ज्यादा टाइम दें। हाँ, ये बात आपने सही बोला। फिर भी जरा सोचिए, जरा जो बेटियां माँ बाप के सामने हो ना, फिर बेटियों से बातें करें और प्यार ज्यादा करें। मतलब मैं फोन चला लेती हूँ, मेरे पास ऐसे iPad तो होता है, मैं ज्यादा नहीं करती ज्यादा नहीं करती, तो कितना प्यारा मैसेज। देखिए सारी बातें हम मजाक भी करें सब कुछ, लेकिन दादी कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया वो ये कि देखिए आपके बच्चे ये चीज फील कर रहे होते हैं कि आप टेक्नोलॉजी के साथ कितने जुड़ गए हैं। सो आपको समझ नहीं आ रही होती उस टाइम पे, लेकिन आपके बच्चे ये फील कर रहे होते हैं। टेक्नोलॉजी को साइड पे करें। इसमें से भी एक बात और भी है, नॉर्मली क्या शिकवा आ रहा होता है, नॉर्मली शिकवा ये आ रहा होता है कि जब पेरेंट्स के साथ हम बैठे होते हैं तो अम्मी अबू बात करें, हम कहते हैं ठीक है, अच्छा, यानी हम डिसरिस्पेक्ट कर रहे होते हैं। लेकिन अब काम ऑपोजिट होना शुरू हो गया है। मैं ऐसे कहती हूँ, अब ऑपोजिट हो गया है। अब वालिदैन फोन यूज कर रहे हैं तो बच्ची ने आवाज उठा दी है कि ये काम खराब है। तो दोनों को एक जरूरत है। एज अ किड हम जब किड थोड़ा ज्यादा हो जाएगा मेरे लिए छोटा लफ्ज, बच्चों के तौर पे अगर हम काम कर रहे हैं, मैं किड तो नहीं कहूंगा, अम्मा बकले तू, सो हम भी ये काम ना करें। और रिदा के अब्बू तो बिल्कुल ये काम ना करें, क्योंकि रिदा ने पूरे पाकिस्तान को बता दिया आज क्या कर रहे हैं। पूरा पाकिस्तान को ये कहूंगी, सबसे ज्यादा माँ अपने बेटे को प्यार करती है ना, वो अच्छा लगता है। जैसे हम हंसी मजाक करते हैं, सबसे ज्यादा मैं अपनी अम्मा को करती हूँ ज्यादा, तो मोटिवेट करने के लिए। जैसे हम एक जगह में काम करेंगे, मैं तंग करूंगी जरूर, तो अम्मा हंसती हैं, अच्छा लगता है मुझे, तो मैं रोती हूँ तो अम्मा ऐसा बुझती नहीं है, फिर भी बुझती तो हैं, तो बुझती नहीं है ज्यादा, वो मेरे चेहरे देखती है, पढ़ती तो हैं, पता चल जाता है। अच्छा, आखिरी बात हाँ। जब आपके बाबा फोन यूज कर रहे होते तो आपकी अम्मी भी उनको मना करती हैं कि डांटती हैं कि फोन मत यूज करो? दोनों ऐसे होते हैं, सारे बच्चों के सामने फोन चला लेते हैं। अब बच्चे तो बेचारे क्या करें, वो रूम में बैठ के हमने वो फोन में बिजी होते हैं। अगर अब देखना, मैं इधर बड़ी बॉस बनूंगी ना, तो मैं बात नहीं करूंगी किसी से। देखा, बदला लेंगे फिर के आप बॉस बने तो आप फोन यूज करते हैं, रिदा बॉस बनेगी तो वो भी आपसे बात नहीं करेंगी, वो भी सिर्फ फोन यूज करेंगी। नहीं रिदा, ऐसा ना करें। आपके पेरेंट्स सब आपसे बात करेंगे, ज्यादा से ज्यादा फोन कम यूज करेंगे। नहीं, फोन तो चला लेते हैं कि भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज्यादा फोन मैं चला लेती हूँ, तो बस अम्मा पापा मुझे आवाज दे देते हैं, मैं फोन ना चाहती हूँ, फौरन फोन छोड़ती हैं। ये और मैं ये कहूंगी, एक दफा बाप आवाज दे देना तो बेटियां दौड़े चले जाए अपने बाप के पास, गले लगाए, वो अच्छा लगता है। एक बार वालिद की आवाज, बेटियां दौड़े जाती हैं उनके पास, चाहे एज अ पेरेंट चाहे एज अ किड। अगर आप फोन इस्तेमाल करें ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन, किसी एक रूम में बैठे हुए हैं, फैमिली में इकट्ठे बैठे हुए, घर के अंदर है, प्लीज डोंट डू दैट। एज अ पेरेंट भी ना करें, एज अ किड भी ना करें, दोनों डिस्टर्ब होते हैं। Exactly. आपस में कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। रिदा, इट वाज ग्रेट हैविंग दिल खुश हो गया आपसे, खुश हो गए हम लोग, सीरियसली आप उस तरह खुश रहें, हंसती मुस्कुराती रहें, बहुत मजा आपसे बात करके। नाज़रीन, ब्रेक की तरफ बढ़ना, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे पास। दिस इज राइजिंग पाकिस्तान। पाकिस्तान के जदीद तरीन प्लांट पर बनी खादें, सरसब्ज की नाइट्रोफॉस और कैन, जिनसे मिले गंदम की 10% से भी ज्यादा इजाफी पैदावार। सरसब्ज, जमीन की जान, फसल की शान। सेंसोडाइन रैपिड एक्शन सिर्फ 60 सेकंड्स में आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन का रोजाना बाकायदगी से इस्तेमाल। पेशेंट्स वापस आके बताते हैं इट वर्क्स। ये तो है गिटार गर्ल और मैं हूँ लिटिल शेफ मास्टर। हम ला रहे हैं कुछ नया, कुछ मजेदार। पास्ता बनाने के लिए पहले हम लोग क्यूकम्बर काटते हैं। हम लोगों ने नाइफ बहुत केयरफुली यूज करनी है। मैं सिर्फ काटूंगी नहीं, मैं तो खाऊंगी भी। ये तो बहुत ही मजे का है।
सुर दरअसल एक खूबसूरत तरतीब का नाम है। यही तरतीब अगर हमारी जिंदगी का हिस्सा हो तो जिंदगी मजीद खूबसूरत हो सकती है। इसीलिए हम आपके लिए ला रहे हैं प्रोग्राम सारे सुर हमारे, जिसमें हम पेश करेंगे सुरों से मुज़य्यन नामवर शोरा का कलाम। घर बैठे आप सीख सकेंगे मौसीकी की बुनियादी तालीम। आपको इस प्रोग्राम में गाना गाने का मौका भी मिल सकता है, क्योंकि हम मुतारिफ करवाएंगे आपको और आपके टैलेंट को। पेश करेंगे ट्रिब्यूट अपने अजीम फनकारों, मौसीकारों और गुलकारों। सारे सुर हमारे। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और एक ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात हम करवाने जा रहे हैं कि जो जब देखा था जैसे थे वो आज भी वैसे ही हैं। माशाल्लाह। मतलब उनके सामने अगर आपको बता दिया जाए, बड़े लगेंगे आप उनसे, काफी छोटे आप उनसे, लेकिन फिर भी नहीं, बड़ा तो खैर नहीं लगूंगा। जोक्स अपार्ट, कैसे अपने आप को उन्होंने मेंटेन किया हुआ है। अच्छा, पहचान की अगर उनकी बात की जाए तो जाहिर है हम सब उनको एक सुपरस्टार और ऑब्वियसली एक बेहतरीन सिंगर के तौर पर जानते आए हैं, लेकिन कई सालों से हम देख रहे हैं कि किस तरह से वो सोशल इश्यूज पे बात करते हैं, किस तरह से वो चेंजेस लेकर आ रहे हैं सिस्टम में, और किस तरह से लोगों की फलाह के लिए वो काम कर रहे हैं, स्पेशली बच्चों के हवाले से, चाइल्ड प्रोटेक्शन के हवाले से वो किस तरह से आगे बढ़े हैं, हाईलाइट कर रहे हैं इश्यूज को, और उन इश्यूज को फिर जाहिर सी बात है कि पॉलिसी लेवल, हम गवर्नमेंट लेवल पे अगर देखें तो उनको हाईलाइट करके ऑब्वियसली लॉज में चेंजेस भी लाई गई हैं। वो लॉ जिसकी बात आपने किसी भी नेशनल असम्बली से लॉ पास करवाया था इन्होंने जो कॉर्पोरल पनिशमेंट के अगेंस्ट, उससे पहले गुडविल के तौर पर सजा को कानून का हिस्सा समझा गया, लेकिन उसके बाद जिस तरह से शहजाद रॉय ने आवाज उठाई, मैंने नाम चुकब ले लिया, तो उसके बाद कानून का हिस्सा हुआ। अदरवाइज भी जिंदगी ट्रस्ट, उसके फाउंडर भी हैं, प्रेसिडेंट भी हैं, जिस तरीके से उनका इदारा काम करे, हम सबके सामने उनका काम है, जल्जला हो, कुदरती आफत हो, बहुत इंपॉर्टेंट उनका काम होता नजर आता है। इसके अलावा एक बहुत की इशू पाकिस्तान का विच इज पॉपुलेशन मैनेजमेंट पे जिस तरीके से वो अवेयरनेस कर रहे हैं, ये भी बहुत अहम है। बहुत से और काम जिन्होंने कर रखे हैं और करते चले जा रहे हैं माशाल्लाह, अल्लाह उनको इसी तरह ताकत हिम्मत दिए रखे। शहजाद राय आज हमारे साथ मौजूद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? क्या हाल है आप लोगों का? बिल्कुल ठीक ठाक। बुनियादी सवाल, क्या खाते हैं? या ये बताएं क्या नहीं खाते? सर खाता हूँ। नहीं आप वो नहीं खाते आप। हाँ, मुझे तो सबसे पहले तो यहाँ आकर इतनी खुशी होती है इस्लामाबाद पीटीवी पे, बिकॉज मुझे याद है, मुझे अपना सारा बचपन याद आता है जब म्यूजिक स्टार्ट किया था, तो सुबह की जो सर्दियाँ होती थी इस्लामाबाद की, और सुबह सुबह अगर कोई प्रोग्राम रिकॉर्ड हो रहा होता था या कुछ हो रहा होता तो एक बहुत ही नॉस्टैल्जिक और बहुत यादें हैं पीटीवी के साथ। तो 1995 में आपने स्टार्ट किया? 1995 में, मैं असल में 1995 में मैंने 93-94 में मैट्रिक किया था। ओके। और 94 में जब मैं मैट्रिक कर रहा था तब मेरा पहला गाना आया था। सो और फिर उसके बाद आई थिंक 95 में मैं फर्स्ट ईयर में था, मुझे याद है कि पहली दफा मैं इस्लामाबाद पीटीवी आया था, और ऑब्वियसली कॉलेज में थे ये वो फलाना, तो मुझे तो समझ भी नहीं आ रहा होता था क्या, तो वो सारी मेमोरी जो है वो आप वापस ये सब बिल्डिंग देख के पीटीवी की जो है ना, मुझे सारी मेमोरीज याद आ गई आपको। चलो, गाना कम कर दिया, छोड़ दिया क्या अभी, क्योंकि नए सॉन्ग्स नहीं आपके? मेरी, आप बिल्कुल ठीक कह रही है, मेरी लास्ट एल्बम वाज इन 2009 जो लगा रहे एल्बम थी, जो पॉलिटिकल एल्बम थी। उसके बाद फिर
वासु और मैं, एक बलोच था जिसके साथ मुझे मौका मिला कि एक बलूचिस्तान बिल्कुल के इश्यूज को हाईलाइट करना। फिर उन्होंने चल पड़ा किया था जिसमें एक म्यूजिक पर, एजुकेशन पे डॉक्यूमेंट्री थी जो जिसकी वजह से लॉ भी पास हुआ था। सो मुझे बहुत कोई चीज़ जब इंस्पायर कर रही होती है तो मैं बहुत उसको परसू करता हूँ। सो म्यूजिक कभी भी मेरे लिए उस तरह का प्रोफेशन तो था और अभी भी है, बट लेकिन मैं परसू उस तरह से नहीं करता था जिस तरह से हमारे बाकी सारे कोलीग्स करते हैं, बिकॉज वो हार्ड कोर म्यूजिक कर रहे होते हैं। मेरे लिए जिंदगी के अंदर जो एक चेंज होता है, जब आप सीख रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, तो वो चेंज मुझे बहुत सारी जगह ले जा रहा होता है। सो दैट इज द रीजन मैं कंसिस्टेंट नहीं होता करने के अंदर। अब जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ आज, तो हमने एक फिल्म अभी की है और मैं पीटीवी पे ही बैठा हूँ, तो मुझे खुशी हो रही है बताते हुए कि वो पीटीवी का ही वो था अलफ नून। सो ये एक ऐसी चीज थी जो बहुत सालों से दिमाग में थी और फैसल वगैरह। सो मैं ज्यादा तो अभी इस पर बात नहीं करूंगा, अभी आएगी तो आपको फिर जरूर आप लोगों के पास भी आके बात करूंगा। सो वो है एक फिल्म है जिसके अंदर आप बहुत सारा म्यूजिक भी देख सकेंगे और मैं उसमें एक्ट कर रहा हूँ। मैं अल्लन हूँ उसके अंदर। तो वो अल्लन वैसे ही पॉलिटिकल सटायर के करीब थे, तो मेरा जो म्यूजिक है वो भी पॉलिटिकल सटायर उसमें होता है, और अलिफ नून भी एक सोशल सटायर के ऊपर पूरा बेस था। तो ये पूरी एक फीचर फिल्म है। सो इस पर कुछ काम कर रहे थे। तो आपकी ये जो शिकायत है कि कम, वो इससे थोड़ी सी दूर है। एक्टिंग भी नजर आएगी आप, म्यूजिक भी होगा, एक्टिंग भी होगी। और अच्छा, एक्टिंग में भी बहुत अरसे बाद हम आपको देखेंगे। एक्टिंग मैं करता ही नहीं, मैं तो बिल्कुल कभी ऐसी शुगल में कभी कर लिया। अच्छा, वो एक होता है ना शहजाद, जिस काम में आपको फेम मिल रहा होता है, पैसा मिल रहा होता है, आप एक पीक पे हैं। सिंगिंग के हवाले से मैं बात कर रही हूँ। जाहिर है गिला तो अब आपने बताया दूर जरूर हो जाएगा, बट बहुत अरसे तक हमने नहीं देखा आपको गाना गाते हुए। मुश्किल था छोड़ना या कोई रीजन थी कि बस फिलहाल के लिए मैं पीछे हो जाऊं, मैं गाना ना गाऊं? अच्छा, जब हमने चल पड़ा खत्म किया तो उसके बाद जो एजुकेशन रिफॉर्म्स में मैं जो काम कर रहा था, गवर्नमेंट स्कूल हम ठीक कर रहे थे, तो उसमें 2014-15 के बाद टीचिंग की जो एक पूरी वर्क फोर्स है हमारे मुल्क में, उसको रीडिफाइन करना बहुत जरूरी था, बिकॉज टीचिंग एक साइंस है। और मेरा लाइफ का मकसद जो है वो आई थिंक 2012-13 के बाद ये था कि किसी तरीके से हम अपना स्टेट का स्कूल का सिस्टम फिक्स कर सकें। और उसके लिए बहुत बड़ी बड़ी बैटल्स लड़नी पड़ी मुझे, सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा। एक पूरा एक माफिया है जो एजुकेशन सिस्टम को रोका हुआ है, उनकी थ्रेट्स, उनके साथ काम करना, उनसे लड़ना। सो ये एक बहुत ही टफ पीरियड था जो मैं, तो म्यूजिक तो एक लास्ट चीज मेरे लिए बन गई थी, बिकॉज हम इस तरह की बैटल्स लड़ रहे थे उस वक्त कि एवरी डे एवरी मंथ कुछ ना कुछ इतना बड़ा हो रहा था कि, और अगर वो हम ना करते तो आज आप देखें इस मुल्क के अंदर टीचिंग लाइसेंस आया है। इस मुल्क के अंदर जो दूरबीन हमारी इंस्टीट्यूशन है 4A डिग्री प्रोग्राम लेकर आया है। आप लोगों को शायद अंदाजा नहीं होगा, ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी बात है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने जो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान में 150 टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट के, तो उन गवर्नमेंट टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज और 30 सिंध के अंदर हैं। ये जो कॉलेजेस हैं असल में इनका काम है डिग्री देना गवर्नमेंट टीचर्स को और फिर वो स्कूल में जाके पढ़ाएं। इनके लिए ये जो टीचर एजुकेटर्स हैं, इनके लिए एक मास्टर्स प्रोग्राम बनना था जिससे ये पूरे पाकिस्तान के टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेजेस जो हैं वो, तो एक क्रिटिकल थिंकिंग जो मेरा असल में जो इवन उस एल्बम के बाद भी जो लगा रहे मेरी एल्बम थी वो पॉलिटिकल क्यों। इससे पहले मेरा गाना साली तुमानी नहीं था, तेरा मुखड़ा हंसी, ये सारे तो रोमांटिक सोच तो पॉलिटिकल थी ना। तो ये जो गाने बने थे कि नेक वो है जिसको मौका नहीं मिला, या मुझे फिक्र ही नहीं कि मुल्क कैसे चलेगा, मुझे फिक्र ही कि ऐसे ही ना चलता रहे, ये सारी जो लाइंस थी ये इंस्पायर हुई थी फातिमा जिन्ना गवर्नमेंट स्कूल से। जब मैं फातिमा जिन्ना गवर्नमेंट स्कूल कर रहा था तो जिस तरह की लड़ाइयां मुझे उधर लड़नी पड़ी, क्योंकि एक छोटा स्कूल जो होता है ना गवर्नमेंट का, वो एक मिनी पाकिस्तान होता है। वहां पर आपको ब्लैकमेल करेंगे रिलीजन के नाम पे, मुल्क के नाम पे, लैंड माफिया आपको उधर मिलेगा, आपको हर चीज, हर वो चीज, ड्रग्स। तो गवर्नमेंट स्कूल को ठीक करते हुए जो मुझे सीखने को मिला, उसने इंस्पायर किया लगा रे को, मेरी एल्बम को। और फिर उसी से इंस्पायर होकर मैं वासु और मैं किया और फिर ये डॉक्यूमेंट्री की, और यही एक इंस्पिरेशन थी जिसकी वजह से ये जो गैप मैं नहीं कर रहा था। हालांकि मुझे बहुत, बिकॉज मेरी लास्ट एल्बम वाज बहुत बड़ी हिट थी, वो बहुत
बिकी हुआ, बट रीजन एक बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करना था इस सिस्टम पर, और आई थिंक हमने बहुत बड़ा इम्पैक्ट पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम पे अपनी कैपेसिटी में कर दिया, बट दिस मास्टर्स प्रोग्राम विल चेंज हाउ पीपल थिंक इन दिस कंट्री। एब्सोल्युटली। अब जरा पॉपुलेशन पे भी मैं आपका कमेंट लूंगा, जितना उस पर आपने अवेयरनेस पे काम किया, कितना उसका इम्पैक्ट नजर आ रहा है अब आपको? जीरो। आई वाज एक्सपेक्टिंग द सेम एक्चुअली। यही होता है, जितना लोग काम कर रहे होते हैं वो लोग यही कह रहे होते हैं जीरो। नहीं, पॉपुलेशन वाले पर्सपेक्टिव में वाकई भी अच्छा, मैं इस पर आपको एक बात बताता हूँ। मुझे जब पॉपुलेशन के लिए कहा कि आप इसके एम्बेसडर बने, तो इससे पिछली गवर्नमेंट के अंदर मुझे कहा गया था, ऑब्वियसली अभी भी मैं पॉपुलेशन का गुडविल एम्बेसडर हूँ, तो मुझे पता था कि मैं कोई खातिर खा तब्दीली नहीं ला सकता, बट मुझे लगा मैं एक इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता हूँ जो कि हम करीब हैं करने के। वो ये है कि जब भी किसी की शादी होती है इस मुल्क के अंदर, तो उसको निकाहनामा बनवाना पड़ता है। तो हमने सोचा कि NCMNH एक बहुत अच्छा इदारा है पाकिस्तान में और सिंध में काम करता है। उन्होंने एक प्रोग्राम बनाया जिसके अंदर हर तरह की अवेयरनेस दे दी, कॉन्ट्रासेप्टिव से लेकर माँ की हेल्थ के बारे में, स्पेसिंग के बारे में, हर चीज उन्होंने बताई। तो उस प्रोग्राम को उन्होंने एक समझ लें एक इंटरेस्टिंग टेस्ट के तौर पे बना लिया। तो मैंने एडवोकेसी करना शुरू की कि निकाह जब तक रजिस्टर नहीं होगा, जब तक मियाँ बीवी शादी से पहले इस प्रोग्राम को ना सिर्फ देख लें बल्कि वो टेस्ट क्लियर करें। ओके। और निकाह जो अभी लोकल काउंसिल हो वहां रजिस्टर होता है। मेरी ये रिक्वेस्ट थी कि ये नादरा में रजिस्टर हो, क्योंकि अगर ये निकाह नामा रजिस्टर नहीं होगा नादरा में तो फिर बहुत इश्यूज होंगे। yes. तो उनको वो टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा। क्या उस टेस्ट में वो चीटिंग करेंगे? चीटिंग तो हर जगह होती है, बट एटलीस्ट आपके पास एक फॉर्मेट आएगा कि जो लोग जानना चाहते हैं मियाँ बीवी को वो प्रोग्राम जरूर देखना पड़ेगा। तो आप दुआ करें कि अगर किसी स्टेज पर ये इम्प्लीमेंट हो गया, बहुत करीब है, okay. तो एटलीस्ट ये जरूर होगा कि जो भी शादी कर रहे होंगे उनको इस प्रोग्राम के थ्रू बेसिक चीजें पता होंगी, बेसिक अवेयरनेस पता चलेगी माँ बाप को, मियाँ बीवी को, कि बच्चे पैदा करने से पहले वो 10,000 दफा सोचें कि उनकी जिंदगी पर क्या असर होगा और माँ की हेल्थ के बारे में बच्चे के। तो ये एक इम्पैक्ट मुझे लगता है शायद, क्योंकि हम ये देख रहे होते हैं कि बच्चे पैदा कर लेते हैं, लेकिन हम किस तरह से हमने उनकी टेक केयर करनी है, वो शायद यहाँ पर बहुत सारे लोग हमने, बहुत सारी फैमिलीज हमने ला। बाहर के मुल्कों में जब बच्चा पैदा होता है ना, तो उसको जब खेलना होता है तो उसको खिलौने देते हैं। कि हम जिम्मेदारी अपनी क्यों नहीं ले रहे होते हैं? हम हमेशा इंसेंटिव क्यों? अब जिस तरह बच्चों की भी बात होती है तो अक्सर हम ये बात कर रहे होते हैं, अच्छा ये इंसेंटिव दे दो, बच्चा ही काम कर ले। हम सब रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए अपने एक्शंस के, और हमें उसका इम्पैक्ट पता होना चाहिए कि क्या है। लेकिन हाँ, एक आपकी बात से मैं आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं सूरन, यही होना चाहिए कि आपको, बट होता ही है कि पूरी दुनिया में इसीलिए सेफ्टी के लिए फिर लॉज बनाए जाते हैं। तो ज्यादातर लोग जो हैं वो दिल से सिग्नल नहीं तोड़ते, बट उनको पता है अगर तोड़ा तो फिर पुलिस पकड़ लेगी। Exactly. तो ये आई थिंक वो एक स्टिक इन कैरेट, वो दोनों का एक मिक्सचर होता है। बट यू राइट कि असल में तो इंसेंटिव दिए बगैर ये तमाम चीजें आती स्कूल से हैं, चाहे वो एनवायरनमेंट हो। आप देखें ना इतना वायलेंट हम क्यों हैं? हम पैदा होते हैं, हमारे माँ बाप पिटाई करते हैं हमारी, स्कूल जाते हैं उस्ताद पिटाई करता है, सोसाइटी में निकलते हैं SHO पिटाई करते हैं। आप देखें ये हमने सोचा हुआ है कि अगर बच्चा सही काम नहीं करा पिटाई करो, तो बच्चा भी समझ लेता है कि अच्छा जब भी कोई काम सही करवाना है ना पिटाई करो। तो ये एक वायलेंस ब्रीड करता है पूरी सोसाइटी में, एक बहुत बड़ा मसला। तो हम जो कहते हैं कि मार पीट ना करें तो बच्चे सुधरते नहीं है, थोड़ा बहुत तो मार लेना चाहिए बच्चों को ताकि बच्चों की इस्लाह हो सके। ये माइंडसेट है हमारा। इनफैक्ट आप अपनी फैमिली में देखें तो कहीं ना कहीं, खैर हम तो मारे खा के बड़ोगे, आपके बच्चे तो चले फिर भी ठीक है। मुझे बहुत फनी लगता है कि अब लोग बैठे होते हैं, हमारे दोस्त बैठे होते हैं, जब मैं ये कॉर्पोरल पनिशमेंट का लॉ चेंज करा रहा था तो मेरा एक दोस्त था, वो कहता है कि यार कि बच्चों को मारना बहुत बुरी बात है ये वो। तो हमने फिर एक डॉक्यूमेंट किया अपने इस प्रोग्राम के अंदर, और हमने एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से पूछा कि भाई साहब आप बताएं कि आपके मारने के बारे में क्या ख्याल है, ये जो पिटाई का कानून हम चेंज करेंगे, बच्चों को नहीं मारना चाहिए। उन्होंने कहा यार अगर मेरे माँ बाप ने मेरी पिटाई ना की होती ना तो मैं आज कभी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट ना बनता, क्योंकि मैं गलत दोस्तों में पड़ गया था ये वो। तो मेरे माँ बाप ने, तो हमने कहा फिर आपकी पिटाई होती रहनी चाहिए ताकि फिर आप कल CEO बन जाएं, फिर उसके बाद बोर्ड डायरेक्टर बन जाएं। तो ये पढ़े लिखे लोगों का भी मसला है, उनको देखिए पिटाई का फायदा है,
बट नुकसान बहुत ज्यादा है। ये लोग समझते नहीं है। हाँ, मैं थप्पड़ मारा, बच्चा डर जाएगा, ये वो। बच्चे को मारना जो थप्पड़ है ना, ये न्यूक्लियर वेपन है। ये सिर्फ बचा के रखते हैं, आपने मारना थोड़ी है। सो ये डर बिठा दें, बट लेकिन अब इस मुल्क के अंदर हमने जब लॉ पास कराया था, मुझसे बड़ा लोगों ने क्रिटिसाइज किया कि यार ये आपने क्या किया, बच्चों को मार नहीं सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। सो हमने यही कहा कि आज देखें टीचर्स जो हैं क्या स्कूल में नहीं मारते, बिल्कुल मारते हैं, बट अब जब वीडियो बन जाती है उसकी एटलीस्ट तो लॉ है। वो पहले ये था कि गुड फेथ में आप बच जाएंगे, अब वो बच नहीं सकता। तो ये है। अच्छा जी, तो अब जरा शहजाद की अपनी जिंदगी के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं, थोड़ा सा टाइम हमारे पास बाकी है। जिंदगी में कोई रिग्रेट्स? रिग्रेट्स माने आप गलतियां करते हैं तो गलतियों से आप सीखते हैं, बट ऐसा कोई रिग्रेट नहीं है। कोई ऐसी बड़ी गलती जो कहते हैं सुधार लेनी चाहिए? हाँ, मेरी आखिरी उंगली कट गई थी बचपन में, खेल क्या मस्ती की थी? तो ये रिग्रेट नहीं है, लेकिन हाँ अगर ना खेलता तो पूरी होती यार। ये कैसे हुआ? ये मैं छोटा था तो मेरी बहन की बर्थडे थी। सो अब एक लड़की थी नौरीन, तो मैं ऊपर चढ़ के गुब्बारे फोड़ रहा था, छोटा था 5-6 साल का था। अच्छा। तो उस छोटी बच्ची को चढ़ना था तो उसने मेरी टांग खींची, तो मेरी उंगली जो है ना दरवाजे के साथ फंसी हुई थी, तो मैं गिरा, ऑब्वियसली वेट था, उंगली दूसरी तरफ गिर गई तो कट गई। सो बहुत शरारती था। अब ये आपको देख के मेरा सर फटा हुआ है, मेरी उंगली कटी हुई है तो मैं बहुत ही कुछ शरारती बच्चा होता था। सो तो ये है कि हाँ अगर उंगली होती तो मैंने ऐसा कोई तीर नहीं मारना था लेकिन बस मेरा वो गलती ना होती, गुब्बारे ना फोड़ रहे होते। बच्चे भी आपकी तरह शरारती है? किसके? मेरे? हाँ, मेरा एक बेटा है, हाँ वो बहुत शरारती। जो आपको अपना बचपन नजर आता है उसमें कि वो उतना ही शरारती जितने आप शरारती थे? मुझसे थोड़ा ज्यादा ही है। आपसे थोड़ा ज्यादा ही है। अच्छा, चूंकि वी आर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द शो, हम एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं आपसे, अगर आप हमारी वो ख्वाहिश पूरी कर दें। मेरा फेवरेट, ओके, मेरे बचपन का फेवरेट जो मैं सुनती आई हूँ, तेरा मुखड़ा हसीन। ठीक है, मैं गा देता हूँ। ग्रेट। तेरा मुखड़ा हसीन जादू कर गया, ये दिल ले गया मेरी जान। Samir, thank you so much for joining us today. It was so nice talking to you. इसी तरह से हमेशा आते रहा करें हमारे पास, जब भी आपसे मुलाकात होती है बड़ा मजा आता है। नाज़रीन, इसी के साथ आज के प्रोग्राम से दीजिए हम दोनों को इजाजत, दोबारा मुलाकात कल करेंगे। राइजिंग पाकिस्तान से अल्लाह हाफिज।